क्या वाकई आपने ऐसा लोगों सुना है कि एक खिलाड़ी आया, हम सुनते थे सचिन आउट टीवी बंद, अब लोग कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी आउट टीवी बंद। 16-17 साल का लड़का या 15 साल की उम्र है, वो खेल रहा है, बड़े बड़े बॉलरों को मारता है ना, जेन्युइनली आपको उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार होता है। क्या वैभव सूर्यवंशी विराट के लेवल के खिलाड़ी नहीं है? फिलहाल तो नहीं है। थ्योरी आई कि जोफ्रा आर्चर ने पकड़ लिया है वैभव को, साथ में खेलते थे, तेजी से बॉडी लाइन बाउंसर मारो, पीछे फील्डर लगा दो, तो वैभव थोड़ा फंसते हैं। ऐसा कोई भी बैटर नहीं है कि अगर आप 140 प्लस की बॉल डाल रहे हो, छोटी बॉल डाल रहे हो, तो वो उसको हमेशा अच्छी तरह से खेल देगा। बड़ा बड़ा प्लेयर भी परेशान होता है। फ्यूचर तो यही है, आप मानो या ना मानो, क्रिकेट का मुझे लगता है हर वो शख्स जो इंडियन क्रिकेट से जुड़ा है खुश नहीं है। क्या बात? हाँ, उसको प्रॉब्लम है इस वक्त। अगर आपको पता ऑलराउंडर मिल नहीं रहे तो आप ऑलराउंडर्स बनाए जा रहे हो, जो नहीं भी है उनको भी बना रहे हो। बट कौन सा क्रिकेटर है वो आज का 10 साल का 12 साल का बच्चा है जो कहेगा हाँ मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, IPL नहीं खेलूंगा। वैभव सूर्यवंशी बना दिए गए वाइस कैप्टन। तो हमने देखा उसके बाद स्टेटमेंट आते हैं वसीम जाफर के, दीपदास गुप्ता के, दो नाम मुझे और, हाँ एक नाम आता है सदगोपर रमेश का, उन्होंने भी बोला था, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ। इनके स्टेटमेंट आए कि भाई रेड बॉल में तो परफॉर्मेंस ही नहीं है आपकी, आपने उसको बना दिया वाइस कैप्टन, ये जल्दबाजी, ऐसा मत करो, ऐसे खिलाड़ी खराब होता है। बट ऑन बेसिस ऑफ किस चीज़ पे मैं कहूँ कि यार वो एक दिन इंडिया के कप्तान होंगे? आई डोंट नो। भारत के ODI की पहली जीत, उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच थे फारूक इंजीनियर साहब, उन्होंने कहा कि छोड़ो ये सब, रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी कराओ ओपन। वो जज्बाती हो जाते हैं कई बार, और वो फैन बॉय मोमेंट सा है। तो आप सोचते हैं कि भुवनेश्वर कुमार और शमी का कमबैक होगा या होना चाहिए? मैं टीम बनाऊं तो मैं शमी को तो आंख बंद करके ODI टीम में रखूं और टेस्ट टीम में भी रखूं। क्या हर्षित राणा बैट से आपको मैच जिताएंगे? उसका जवाब है नहीं। रविचंद्रन अश्विन BGD में बीच में छोड़ गए, क्यों? फॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट देख रहे हैं आप? नहीं, फॉल हो नहीं रही, हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी को 2027 ODI वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए। अभी तो नहीं। गौतम गंभीर को अभी तक की परफॉर्मेंस पर एक कोच के तौर पर कितने नंबर? 6 या 7 आउट ऑफ 10। सचिन को आप ग्रेट मानते हैं या विराट को? एक मुझे पिक करना हो तो सचिन। एक ऐसा क्रिकेटर जिसको इंडिया खेलना था, मौका नहीं मिला? अमोल मजूमदार। सूर्यवंशी ज्यादा खतरनाक, क्रिस गेल या ABD? AB डिविलियर्स। भारत का बेस्ट विकेट कीपर, नो बैटिंग स्किल? संजू, साहा, धोनी, नैन मोंगिया या सबा करीम? पर अगर आप बोलोगे किसी एक को तो मैं धोनी को पिक करूंगा। मैं कहता हूँ MS धोनी की कहानी ऐसी है कि कोई भी शख्स आज 20 साल का 21 साल का वो लगा हुआ है तो उसको वहाँ से इंस्पिरेशन होनी चाहिए। भाई कभी भी क्रिकेट के दीवानों, क्रिकेट के प्रशंसकों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार पॉडकास्ट, क्योंकि टीवी पर, डिजिटल मीडिया पर, अपने मोबाइल पर आप जिस चेहरे को अक्सर देखते होंगे, और एक चीज और बताऊं, क्रिकेट के बाहर भी उनका दायरा है, लेकिन आज बात होगी सिर्फ क्रिकेट की। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जिसको आपने अक्सर बड़े इवेंट में, ICC का इवेंट हो या भारत की कोई भी सीरीज हो, क्रिकेट की बारीकियों पर बात करते हुए देखा होगा, और उन्होंने ड्रेसिंग रूम के बाहर से लेके क्रिकेटर्स की निजी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें उन्होंने भी देखी सुनी है। और आज हम सब पर बात करेंगे, BCCI से लेके वैभव सूर्यवंशी तक, और ये भी बात करेंगे टीम इंडिया के साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। तो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में है निखिल नाज। वेलकम टू यू सर। थैंक यू यार। सर, सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को अपना और ये जो टीवी टुडे ग्रुप के साथ आपका ये एसोसिएशन है, इसका एक परिचय दीजिए, कब से है, और आपकी जोड़ी जो कहते हैं ना कि ओपनिंग जोड़ी, तो आपकी वो विक्रांत गुप्ता सर की जोड़ी बड़ी हिट है, और आपको पता होगा आप खुद भी स्पोर्ट्स तक के जरिए कई लोग आपको फॉलो भी करते हैं। तो ये जर्नी थोड़ी सी आप बताइए, उसके बाद हम आएंगे क्रिकेट पर। तो जर्नी जो इंडिया टुडे के साथ है वो तो 2002 में शुरू हुई थी। मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, और तब सिर्फ टीवी हुआ करता था, डिजिटल तो कुछ था ही नहीं। वहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करनी, पहले तो डेस्क पे आप इंटर्न होते हो, टेप लेके आते हो, इधर से उधर दौड़ते हो। अच्छा, वहाँ से?
हाँ, मतलब 2002 में मेरी ऐसे शुरुआत हुई थी। उससे पहले मैं थोड़ा TWI एक प्रोडक्शन हाउस था जो उन दिनों क्रिकेट दूरदर्शन पे आता था, अगर आपको याद हो। स्टार स्पोर्ट्स वगैरह नया-नया ही शुरू हुआ था। लेकिन जो भी चैनल दिखाता था, प्रोडक्शन वो नहीं करता था। प्रोडक्शन एक एजेंसी थी, एक फॉरेन कंपनी थी, IMG, अमेरिकन कंपनी, उनका टेलीविज़न नाम था TWI, वो प्रोड्यूस करता था। तो ग्राउंड पे जो कैमरे वगैरह ये सब लगते थे, वो TWI करता था। मैंने उसको सबसे पहले दिल्ली में जॉइन किया था। मैं दिल्ली से नहीं था, बट आया था, उसको जॉइन किया था। फिर कुछ महीने बाद मुझे बोला गया, आज तक में मेरी किसी से मुलाकात हुई, उस समय उदय शंकर हुआ करते थे बॉस आज तक के, वो तो अब जियो के बॉस हैं। हाँ, उस वक्त चैनल के हेड थे वो। तो उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने कहा तुम आज तक में आओ, तुम्हें हम स्पोर्ट्स करवाएंगे, तुम्हें स्पोर्ट्स में बड़ा शौक है। तो उन दिनों मुझे आज तक पता नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल देखता था, न्यूज़ में इतनी दिलचस्पी थी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं था आज तक। हालांकि आज तक काफ़ी पॉपुलर हो चुका था तब तक, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। फ़र्क ये था कि मेरी वहाँ पे तनख्वाह 7,000 रुपये थी, यहाँ 12,000 मिली। तो मैं इतना खुश हो गया कि यार 7 से 12, तो मैंने कहा जो भी है पता है नहीं, बट पैसे तो यहाँ ज़्यादा मिल रहे, तो मैं शिफ्ट कर गया वहाँ पे। नॉर्मल धीरे धीरे डेस्क पे काम किया, 1-2 बार रिपोर्टिंग पे गया। पहली बार 2003 वर्ल्ड कप में मुझे एंकरिंग के लिए चांस मिला। वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कैसे एंकरिंग मिली। हाँ प्लीज़। हाँ, वो 2 एंकर थे हमारे उस वक्त। 2003 का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो सुबह भी शो हुआ करते थे, सुबह सुबह, और शाम को भी होते थे। अब एक एंकर तो कर नहीं पाता था। एक एंकर उस समय हुआ करते थे, समीप राजगुरु थे, और एक शख्स थे जिनका नाम था गौरव बैनर्जी। वो जनरल न्यूज़ भी करते थे और जनरल एंकरिंग भी करते थे, लेकिन क्योंकि 2 स्पोर्ट्स एंकर चाहिए थे, सुबह का जो 6, साढ़े 6 बजे या 7 बजे का बुलेटिन कर रहा हो, शाम का 7 तो नहीं कर सकता था। तो गौरव बैनर्जी शाम का किया करते थे। अब बाय द वे दिलचस्प कहानी है, आज के दिन गौरव बैनर्जी जो हैं वो, जैसे उदय शंकर अभी जियो के हेड हैं, तो गौरव बैनर्जी सोनी ग्रुप के हेड हैं इस वक्त। तो CEO हैं पूरे सोनी के, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सोनी लिव, सबके हेड। वो उस समय एंकर हुआ। और सर कहा जाता है कि आने वाले समय में यही दोनों बचेंगे, जियो स्टार और वर्सेस सोनी, यही बैटल है। तो इन दोनों के वो हेड्स हैं। तो उस वक्त उदय हमारे चैनल हेड हुआ करते थे, और जैसे बताया गौरव एंकर थे। उनको कोई कारणवश, क्योंकि वो बाकी न्यूज़ भी करते थे, कुछ इमरजेंसी कोई खबर आई, उनको भेज दिया गया। असाइनमेंट डेस्क होता है, भेज देता है, उन्होंने भेज दिया। अब एहसास नहीं हुआ कि शाम की एंकरिंग कौन करेगा स्पोर्ट्स की। तो मैं रिपोर्टर था, मैं तब मतलब मेरी PTC जानी शुरू हो चुकी थी, स्टोरीज करता था। तो उदय ने कहा, जो सीनियर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला होगा कि उदय को कि आपने तो भेज दिया, ये कौन करेगा एंकरिंग। तो उन्होंने कहा निखिल को बोलो एंकरिंग करेगा। तो मैं ऑफिस आ गया था, मुझे कहा कि यार आज आप एंकर करोगे। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी एंकरिंग की, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चलाया, कभी कुछ नहीं किया। मैं आया भी था ऑफिस ऐसे ही, T-शर्ट और वो पहन के, सूट तक नहीं था मेरे पास। तो सीनियर प्रोड्यूसर अखिल भल्ला होते थे, मुझे भी याद है उस वक्त। उन्होंने कहा तुम आज शाम को एंकर कर रहे हो। तो पहले तो थोड़ी घबराहट हुई। मैं घर फ़ोन किया, माँ को बताया कि भाई आज है ना मैं एंकर कर रहा हूँ। शेव भी नहीं की थी, मैं नीचे गया। उस वक्त हमारा झंडे वाला में दफ्तर होता था, नीचे गया और जो भी पास का नाई था उससे बोला शेव वेव करो। जैकेट किसी से मांगी और एंकरिंग। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समीप राजगुरु जो सीनियर एंकर थे, जो सुबह करते थे, उनको पता चला मैं कर रहा हूँ शाम को। वो ख़ास तौर पर आए ऑफिस कि इसके पहले दिन एंकरिंग है, मैं इसको सपोर्ट करने आऊँगा। वो आए दफ्तर, और उन दिनों टेलीप्रॉम्प्टर कोई चलाता था मैनुअली। आप वो आजकल तो वो होते हैं ना, आप चलाओ, उस मैनुअली कंप्यूटर पे बैठ के कोई बटन दबाता था तो चलता था। तो उन्होंने कहा मैं चलाऊँगा टेलीप्रॉम्प्टर। वो अंदर बाकायदा बैठे कि टेलीप्रॉम्प्टर इसके लिए चलाऊँगा। बहरहाल सब तैयारी होगी, मैं बैठा, 1.15 करीब हमारे गेस्ट होते थे। अच्छा, मेरे को बताया गया ज़्यादा चिंता नहीं है, जो लिंक आएगा पढ़ देना, पैकेज पे थ्रो करना है, जब बोलेंगे डिस्कशन, थोड़ा डिस्कशन करना है, सब चीज़ें तैयार। तो शुरुआत हमने एक पैकेज के साथ ही करनी थी जो पूरा लिखा हुआ था एंकर लिंक। और मैं बैठा हूँ, वैसे ही पसीने छूट रहे हैं AC में भी। वो काउंटडाउन हुआ 10 और 5 4 3 2 पे टेलीप्रॉम्प्टर उड़ गया, मतलब ब्लैंक, टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैंक। और बोला क्यों? अच्छा, आदत नहीं थी, पहली बार कर रहा हूँ। आज के ज़माने में तो टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे समझ ना आया मैं क्या करूँ। मैंने कुछ भी शुरुआत तो करी, भाई स्वागत है आपका, ये वो कुछ किया। सवा करीम समझ गए कि यार थोड़ा हड़बड़ा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। उनको दिख गया, क्योंकि उनको दिख रहा था प्रॉम्प्टर नहीं है। तो मैंने एक सवाल उन पे थ्रो कर दिया। अच्छा, कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं आ रही, क्योंकि डायरेक्टर को पता नहीं है कि इसका प्रॉम्प्टर का जो स्क्रीन है वो जा चुका है, मैं कम्युनिकेट भी कैसे करूँ। मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ।
बहरहाल मैंने कुछ लड़खड़ाते मैंने सवाल एक थ्रो कर दिया, मुझे पता नहीं था ऐसे कर सकते हो कि है ना, क्वेश्चन पैकेज पे नहीं जाऊंगा, मुझे पैकेज पता ही नहीं, क्वेश्चन सभा करीब समझ गए, उन्होंने इतना लंबा जवाब दिया, वो बोलते चले गए, वो समझ गए कि ये अभी फंसा हुआ है, जब तक इसका प्रॉम्प्टर नहीं होता उतने में फिर वो रीबूट हुआ होगा या कुछ हुआ, वो वापस आया, फिर उनका जवाब उन्होंने देख लिया, हाँ भाई आ गया, उन्होंने जवाब ख़त्म किया, मैंने लिंक पढ़ा, फिर हम वो पैकेज पे गए, फिर मैंने बताया कि यार प्रॉम्प्टर चला गया था, मुझे आपने बताया भी नहीं क्या करूं इसके बाद, वो तो मैंने ऐसे ही सवाल पूछा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हुआ, कोई इशू नहीं है, पता नहीं चला कुछ। फिर उसके बाद फिर शुरुआत हो गई, फिर चलती चली गई, फिर मैं 2 साल था आज तक में, फिर मैं NDTV गया, 16 साल में NDTV में था। अच्छा, हाँ। 16 साल। फिर वापस मैं 21 में वो भी इत्तेफाक है, मैं एक्चुअली NDTV में फ्रीलांस कंसल्टेंट हो गया था, क्योंकि मैं ESPN के साथ भी काम कर रहा था, तो मैं उस वक्त ESPN के साथ कर रहा था। सुप्रिया प्रसाद जो अभी हमारे हेड हैं, आप जानते होंगे, उनका 21 में फ़ोन आया, उनका वही ऐसे इत्तेफाक की बात है, उनका जो एंकर था वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप था 21 में, जिसमें इंडिया हार गई थी पाकिस्तान से, आपको याद होगा, 10 विकेट जो मैच आ रहे थे, हाँ, बाबर रिजवान। उस वर्ल्ड कप में जो उनके थे स्पोर्ट्स कर रहे थे, उन्होंने उससे कुछ पहले 1-2 हफ्ते पहले छोड़ दिया। अब उनके पास टाइम नहीं था किसी को करें, तो मुझे जानते थे, उनको पता था मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ उस वक्त, मैं NDTV छोड़ चुका था, कुछ साल से फ्रीलांस कर रहा था, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि यार 1 महीने का वर्ल्ड कप है, क्या तुम कर लोगे हमारे लिए 1 महीने के लिए? तो मैंने कहा मैं तो ESPN के लिए करता हूँ, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म था उस वक्त, तो मैंने कहा उनसे पूछ लेता हूँ, अगर कोई तकलीफ़ नहीं है तो करता हूँ। तो मैंने ESPN से पूछा कि भाई आपको कोई आपत्ति कि मैं TV के लिए करूँ? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, TV के लिए कर रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिजिटल पे नहीं जाना चाहिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल के साथ है। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारा सिर्फ TV के लिए, इंडिया टुडे TV जो इंग्लिश था उसके लिए आपको करना है, ठीक है। मैं 1 महीने के लिए आया था, वो 1 महीने वर्ल्ड कप हुआ, ख़त्म हो गया, फिर मैं घर में वापस ESPN के साथ, फिर उनका फिर फ़ोन आ गया 2 हफ्ते बाद कि अरे यार तुमने किया है 1 महीने के लिए, हमें चाहिए, क्योंकि किसी की जगह तुमको हमने 1 महीने के लिए कहा था, तुम रुक ही जाओ पूरा। फिर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ था वहाँ, मैंने इसलिए भी मतलब हामी भरी, क्योंकि वो जो मैंने 1 महीना बताया ना, जो आपके डायरेक्टर होते हैं, जो एडिटर होते हैं, वो सब उस टाइम के, मैंने 2004 में छोड़ा था, मैं 21 की बात कर रहा हूँ, 17 साल बाद आया, मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं 17 साल नहीं था, मतलब वो इतनी गर्मजोशी से लोग मिले, डायरेक्टर भी, मतलब मुझे लगा घर जैसा ही माहौल है, तो फिर वापस फिर स्पोर्ट्स तक मैं, क्योंकि तब स्पोर्ट्स तक शुरू हो चुका था। और ये तो सर की जर्नी हमने देख ली, अब आते हैं सीधे क्रिकेट पे। सर हाँ। हम आपको इंगेज करेंगे 2 सेगमेंट में। पहले सेगमेंट में चूंकि हमारे व्यूवर्स को एक खिलाड़ी बहुत पसंद है, इनफैक्ट इंडिया को बहुत पसंद है, लोग कहते हैं हम TV खोलते हैं उसको देखने के लिए, आप समझ गए होंगे, वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही होगी। क्या वाकई आपने ऐसा लोगों सुना है कि एक खिलाड़ी आया, हम सुनते थे सचिन आउट TV बंद, अब लोग कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी आउट TV बंद। इनफैक्ट कुछ रेडिकल टाइप के कमेंट आते हैं कि हमें मतलब नहीं है मैच से, हमें ये भी मतलब नहीं है टीम जीत रही कि हार रही, हमें वैभव सूर्यवंशी को देखना है। ये जादू कहाँ से आया, ये क्या कमी थी जिसको फिल कर रहा है वैभव सूर्यवंशी? नहीं, ये बात सही है। देखिए इस बीच आपने क्योंकि सचिन की बात की और अब आप वैभव सूर्यवंशी की बात करो, इस दौरान बीच में कई और खिलाड़ी आए, विराट कोहली आए, राहुल द्रविड़ आए, युवराज सिंह आए, MS धोनी आए, है ना। बावजूद इसके आप ये कह रहे हो कि सचिन के समय ये था और वैभव के साथ है। अब क्यों है? देखिए इस बीच क्या वैभव सूर्यवंशी विराट के लेवल के खिलाड़ी नहीं है? फिलहाल तो नहीं है, क्या पता उनसे आगे चले जाए, मैं अभी बात कर रहा हूँ, या MS धोनी के लेवल के हैं या युवराज सिंह के नहीं है। बट ऐसा क्या हुआ कि आलम यह है कि भाई वो आउट होते हैं, TV बंद करते हैं, उसमें मैं सचिन के साथ तुलना करूंगा। क्योंकि जब सचिन, देखिए एक चीज़ होता है, जब कोई यंग खिलाड़ी आता है ना 15, 16, 17 साल का, तो आप वैसे ही उसके साथ रिलेट करते हो। MS धोनी के साथ ये नहीं हुआ। MS धोनी, बल्कि उनकी कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग है कि यार वो शख्स जिसने 20-21 साल तक रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेला था, वो इंडिया के लिए खेल गया और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर बन गया। वो कहानी मैं इसलिए कहता हूँ इंस्पिरेशनल है क्योंकि आपके जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, आप भी क्रिकेट खेले, मैं भी क्रिकेट खेला। मुझे जब मैं 16-17 साल का था ना और मैं स्टेट लेवल टीम में नहीं आ रहा था, मतलब मुझे भी लगता था क्रिकेटर, तो उस टाइम तो मुझे एहसास हो गया था, मेरा क्या बेंचमार्क क्या था, यार सचिन तेंदुलकर 16 में इंडिया खेल गया, 16 में मैं स्टेट टीम पे नहीं पहुंच रहा, यानी मेरे में नहीं है वो कि मैं आगे पहुंच सकता हूं। और ये मैं नहीं कह रहा, जितने भी बच्चे कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं ये होता है। आप अगर 16-17 साल में अपनी इंडिया तो छोड़ दो, स्टेट टीम के बेस्ट नहीं हो, तो आपके माँ बाप भी कहेंगे भाई बस करो, दे दिया तुमको मौका, अब इतने साल के हो गए हो, स्टेट टीम में नहीं पहुँचे, चलो पढ़ाई में ध्यान दो या किसी और चीज़ में
और आप दूसरी तरफ निकल जाओगे। बट मैं कहता हूँ MS धोनी की कहानी ऐसी है कि कोई भी शख्स आज 20 साल का 21 साल का वो लगा हुआ है तो उसको वहाँ से इंस्पिरेशन होनी चाहिए। भाई कभी भी एक चीज़ है ना, मोड है वो बदल जाएगा, आपकी किस्मत चेंज हो सकती है, वो तो इंस्पिरेशनल है। बट वैभव का क्या है, वही प्यार जो सचिन को मिला ना, वैभव को इसलिए मिला कि एक तो बच्चा आता है, जब 16-17 साल का लड़का या 15 साल उनकी उम्र है, वो खेल रहा है, बड़े बड़े बॉलरों को मारता है ना, जेन्युइनली आपको उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार होता है कि यार इतना सा लड़का बेचारा। मुझे इससे याद आता है, एक मोहम्मद अशरफुल थे बांग्लादेश के प्लेयर। मैं 2004 में एक टूर हुआ था बांग्लादेश का, इंडियन टीम गई थी, मैं उस टूर में था। उसमें अशरफुल ने चिटागोंग में एक 100 मारा था, उस टाइम सबको पता था, और एकदम से आके उसने 100 बड़ी तेज़ी से मारा। उसने ज़हीर वहीर इरफान सब थे, ओ चौके छक्के मार के। तो हम उसके जैसे होता है ना, इंडिया में भी आप माँ बाप के घर जाते हो इंटरव्यू लें, तो उनकी माँ थी, सब उनके घर पहुंच गए, बांग्लादेशी मीडिया, हम भी गए कि भाई ये लड़का आया, यंग सा था, आई थिंक 18-19 साल का। तो उनकी माँ ने बोला यार मुझे तो डर लग रहा था, 100 छोड़ो, मुझे डर लग रहा था, मेरा छोटा सा बच्चा बेचारा इतने इतने तेज़ गेंदबाजों से कैसे खेलेगा। तो माँ क्या प्यार था ना, माँ ये नहीं देख रही थी कि सक्सेसफुल होगा। आई थिंक वैभव या सचिन इन सब के साथ वैसा होता है, जब एक यंग खिलाड़ी आता है ना इस उम्र का, तो आपको लगता है यार इसमें कुछ खास है, इसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये तो हुई पहली बात। इसलिए दूसरी, सचिन और वैभव को क्यों लोगों से अलग बनाती, क्योंकि उन्होंने बेंचमार्क को पुश किया, मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई जिसके आप आदी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल सचिन जब आए, जिस रफ्तार से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे या वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, वो देखा नहीं गया था। उससे पहले कौन थे? गावस्कर थे। गावस्कर के ज़माने में क्या था, बॉल अगर उठ गई, चाहे चौका भी हो, तो आपका कोच डांट लगा देता था कि बॉल गई क्यों, है कि नहीं, वो तो नीचे से जानी चाहिए। ये बहुत पुराने लोग कहते हैं ये बात। हाँ, मैं भड़क जाता था। हाँ, मैं जब खेलता था तो 1-2 बार मेरे फादर मैच देखने आए, अब वो गावस्कर को आइडलाइज करते हैं, तो 1-2 बार मैंने चौके वक्के मारे, तो मुझे लगा मेरे फादर बड़े खुश होंगे, कि उन्होंने वो नाराज़ हो गए कि नहीं तुम्हारी बॉल तो ऊपर से गई, कवर्स के ऊपर से गई, ऊपर कैसे उठी बॉल। तो ये चीज़ थी। अब वो स्कूल में उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर आते हैं जो कूल कर देते हैं कि यार टेस्ट क्रिकेट में भी आप इनफील्ड के ऊपर से मार रहे हो, चौके मार रहे हो, बहुत अच्छी बात। वनडे क्रिकेट में भी वो जिस अंदाज में खेलना शुरू किया, उन्होंने तेज़ी से रन बनाने शुरू करे मिडिल ऑर्डर में, वो लोगों को लगा ये एक बेंचमार्क आप ऊपर ले गए हो, इसलिए उनसे इतना प्यार हुआ, प्लस वो आपको मैच जिताने लगे। वैभव ने भी वही किया। अब वैभव के ज़माने के आए, उनसे पहले कौन हुए? विराट कोहली हुए। आई थिंक T20 का बेस्ट प्लेयर विराट कोहली था उससे पहले। वो चाहे आप वर्ल्ड कप्स में देखो, आपको मैच वही जिता रहा था। IPL देखो, 900 रन के सीजन आ रहे थे। बट एक तरीका था खेलने का, और लोग मानते थे यही वही तरीका है। वैभव सूर्यवंशी ने आके दिखाया कि भाई जो हम 150, 180 स्ट्राइक रेट या 200 स्ट्राइक रेट को तो मान रहे थे नेक्स्ट लेवल है, वो 300 के स्ट्राइक रेट पे, वो सबसे धीरी पारी वैभव की 200 के स्ट्राइक रेट। हाँ, वो 300 के। तो यार उसने एक ऐसी चीज़ दिखा दी, एक आपको इंट्रोड्यूस करा दिया एक ऐसी चीज़ पे कि लोग कह रहे हैं तो अलग ही लेवल का क्रिकेट खेल रहा है, ये तो हमने इससे पहले देखा ही नहीं। ना विराट ने दिखाया, ना रोहित ने दिखाया, ना MS धोनी ने दिखाया, ना युवराज सिंह ने दिखाया, तो कुछ अलग ही कर रहा है लड़का। शायद यही एक रीज़न है कि आप वैभव सूर्यवंशी से भी उसी तरह से रिलेट कर रहे हो, या पब्लिक उसी तरह से। एंड ऑफ द डे तो एंटरटेनमेंट है ना यार, क्रिकेट इज़ एंटरटेनमेंट। सचिन जिस तरह से एंटरटेन कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी एंटरटेन करे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा सचिन तक पहुँचने में मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि सचिन के साथ ये हो गया था, सचिन आउट तो आप मैच हार जाओगे। क्या वैभव के साथ फिलहाल वो स्थिति है? नहीं। आप अगर वैभव आउट भी हो जाते हैं तो आपकी ऐसी टीम है, शायद हम गलत टाइम पे पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी आप आयरलैंड और इंग्लैंड से भी हारे हो, बट बाय एंड लार्ज आप 2 T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीते हो। तो वैभव अगर आउट हो भी जाते हैं तो शायद वो प्रेशर अभी नहीं कैरी कर रहे कि यार मैं आउट हो गया तो टीम हार जाएगी। सचिन वो करते थे। और सर जैसा आपने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो डेब्यू हुआ, हमने देखा कि 3 इनिंग आप देख लीजिए, 25 गेंदें कुल वैभव ने खेली, 42 रन बनाए। उन तीनों इनिंग में छक्के जरूर आए थे। जोश टंग को मारा था, जोफ्रा आर्चर को मारा था। फिर एक थ्योरी आई कि जोफ्रा आर्चर ने पकड़ लिया है वैभव को, साथ में खेलते थे, तेजी से बॉडी लाइन बाउंसर मारो, पीछे फील्डर लगा दो, तो वैभव थोड़ा फंसते हैं। आप ये मानते हैं? क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने देखा, अब ब्लेजिंग मुजरबानी को, रिचर्ड निकारवा को उसी बाउंसर पे वो छक्के मार रहे हैं। तो ये कोर्स करेक्शन है या फिर वैभव के साथ ये दिक्कत आएगी? नहीं, देखिए दोनों जो आप चीज़ें कह रहे हो वो एक्सट्रीम है। एक की क्या वो उनको दिक्कत है, या एक की नहीं दिक्कत नहीं है। हाँ। मुझे लगता है सच्चाई कहीं बीच में है। ऐसा कोई भी बैटर नहीं है कि अगर आप 140 प्लस की बॉल डाल रहे हो, छोटी बॉल डाल रहे हो, तो वो उसको
हमेशा अच्छी तरह से खेलेगा। बड़ा बड़ा प्लेयर भी परेशान होता है, बट बड़े प्लेयर की खासियत ये होती है वो एक तरीका ढूंढता है कि कैसे उस तेज़ी पर भी, उस हार्ड लेंथ बॉल पर भी मैं एक तरीका ढूंढूं कि मैं अडेप्ट करूं। तो सच्चाई बीच में है, उसको परेशानी आएगी, छोटी बॉल, अच्छा बॉलर होगा, आपको ट्रबल करेगा, पर वो ये भी खिलाड़ी, जैसे आपने बोला कि भाई उसने जिम्बाब्वे में दिखाया कि वो खेल सकता है, आईपीएल में भी उसने दिखाया, बड़े बड़े बॉलर को खेला, वहाँ पर भी शॉर्ट पिच बॉलिंग ट्राई की। काइल जेमिसन ने उनको बड़ी जल्दी बोल्ड भी कर दिया था उस यॉर्कर के साथ। तो अच्छा बॉलर तो उनको परेशान करेगा। एक चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट में ये फ़र्क भी है, कई बार आप हर चीज़ें दिखाते भी नहीं हो, है ना, जो आपके तरकश में जितने तीर हैं वो सारे आप आईपीएल में नहीं भी आपको पता चलेंगे। प्लस आईपीएल में पिचेस भी एक तरह की होती है, जब आप इंटरनेशनल खेलोगे तो। अच्छा, हम सिर्फ यूके टूर की बात करें, आप उससे पहले जाओ, वो जो 8 सीरीज़ हुई श्रीलंका में, ट्राई सीरीज़ जो हुई, हाँ, अफगानिस्तान है वर्सेस इंडिया, हाँ, प्लस श्रीलंका है जो ट्राई सीरीज़ खेली गई, उसमें भी वैभव को स्पिनर्स पकड़ रहे थे, वहाँ ड्राई पिचेस थी, जब ढीली आ रही थी गेंद, लेकिन फिर फाइनल में वो रन बना गए, है कि नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ, कोई एक जवाब नहीं है कि क्या उनको परेशानी है, होगी, बिल्कुल होगी। सब बड़े बड़े बैटर को भी, विराट कोहली को भी लोगों ने ढूंढ लिया था ना, किस तरह से बीच में स्पिनर्स उनको आउट कर रहे थे, एंडरसन ने ऑफ स्टंप वाली गेंद निकाली, वहाँ पे वो थोड़ा फिशिंग कर रहे थे, आउट हो रहे थे। सेम वैभव के साथ भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो क्या एक्स फैक्टर प्लेयर है, क्या वो एक लंबे समय तक इंडिया के लिए खेलेंगे? मुझे लगता है खेलेंगे, है ना, उसमें उनके अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, बट बाय एंड लार्ज मुझे लगता है अच्छे दिन ही आएंगे, और जिस दिन उनका दिन होगा वो आपको मैच जिताएंगे। क्या मैं उनमें इन्वेस्ट करूंगा? बिल्कुल करूंगा, बट सी वही प्रॉब्लम आई, आपने उनका जिस तरह से डेब्यू हुआ ना, वो थोड़ी परेशान कर देने वाली बात थी। पहले तो आप उनको फास्ट ट्रैक करके ले आए, ठीक है, कोई बात नहीं, आईपीएल सीजन बहुत अच्छा गया, पर आपने संजू सैमसन को 3 मैच दिए। संजू सैमसन जो आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, 2+1, दो दिया आयरलैंड और एक बारिश से जो रद्द हो गया। हाँ, तो आपके वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में, आईपीएल भी उनका अच्छा गया, लेकिन आपने उनको सिर्फ 3 मैचेस दिए। अब मैं ये कह रहा हूँ 3 मैचेस के बाद वैभव आ गए, वैभव ने भी फिर 3 मैच खेले, रन नहीं आए, फिर संजू चले। ये वैभव सूर्यवंशी के लिए अच्छी बात नहीं है। वैभव सूर्यवंशी इस तरह के खिलाड़ी हैं कि या तो आप उनको डेब्यू दो मत। सचिन तेंदुलकर को आपने डेब्यू दिया ना, उनका पहला ओडीआई 100 शायद 67-68 नॉक्स के बाद आया, पर आपने ये थोड़ी कहा कि नहीं हम उनको नहीं खिलाएंगे, उनको बना के रखा। वैभव सूर्यवंशी को आप लेके आए हो तो आपको यार बोलना चाहिए, ठीक है अब मैंने आपको दे दिया 1 साल, है ना, टू प्रूव। अब वो वही तो वैभव उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है, जब वो देख रहा है कि यार ये तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, मेरा सीनियर है, 3 मैच के बाद बाहर बैठ गया, वो भी 3 खेला बाहर बैठ गया, क्या वो फिर वो फेयरलेस क्रिकेट खेल सकता है? मुझे लगता है अभी क्योंकि जवान है और शायद इतना जो यूथ होती है उसको इतना डर नहीं होता, तो वो उस अंदाज में खेलते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म आप ये नहीं करना चाहिए। आपने उनको सेलेक्ट किया, आप आँख बंद कर दो, उनको बोलो भाई आप खेलते चलो, रन बनाते चलो, और जब आप को अगर कोई प्रॉब्लम होगी उस पर हम काम करेंगे। और आपको दिया गया एक लंबी रूट, हाँ अगर आपको लगता है साल भर बाद भी ये परेशानी आ रही है जहाँ सक्सेस रेट थोड़ा कम है, मतलब हर 4 इनिंग में एक इनिंग आ रही है, तो शायद प्रॉब्लम है, तो आप वापस उनको, उनके पास टाइम भी है, आप वापस भेज सकते हो डोमेस्टिक में काम करने के लिए, खिलाने के लिए, बट फिलहाल आपने उनको भरोसा दिलाया तो खिलाओ। और सचिन और सूर्यवंशी में एक अंतर और मैं पाता हूँ, सचिन तेंदुलकर कभी फॉर्म की वजह से ड्रॉप नहीं किए गए इन हिज होल करियर, और वैभव सूर्यवंशी अगर 3 के बजाय चौथी इनिंग आई थी तो सिलेक्टर्स पर दबाव बनता है कि आप संजू को लाओ, इनको ड्रॉप करो। और फिर सर ये बताइए, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी एक ही टेम्पलेट के खिलाड़ी हैं ये, तो लोग कहते हैं कि ये भी खतरनाक है, मतलब लोग कहते हैं कि भाई हर मैच में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ने पावर प्ले में भूसा भर दिया। एक ही मिजाज के खिलाड़ियों का ओपन करना भी लोग कहते हैं कि जैसे गिलक्रिस्ट मारते थे हेडन रोकते थे, फिर जब गिलक्रिस्ट आउट होते थे हेडन गियर अप होते थे, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी? सी T20 क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है अब पिछले 2 सालों में T20 क्रिकेट ऐसी जगह पे जा चुका है कि अब तो कोई स्कोप ही नहीं है कि एक रुकेगा एक मारेगा। आई थिंक अगर आप ऐसे संजू को देखें, वो भी बहुत हाई स्ट्राइक रेट पे ही खेलते हैं। हाँ, T20 वर्ल्ड कप में लोग उनके बाद की पारियों की बात कर रहे हैं, 80, 90, 100, जो वो नहीं, उन्होंने शुरुआत में ही 7 बॉलों में 20, 7 बॉलों में 22 रन बना के मोमेंटम दिया था टीम और जब वो मारने में आउट होते थे, जब उनको जगह सिक्योर करनी होती थी तो करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ, तो अगर आप संजू भी लाओगे वो भी इसी अंदाज में आप खेलने वाले हैं, आप जिसको भी लाओगे उसी अंदाज में खेलने वाले, तो कंपटीशन अब वही है कि आपको वैसा स्टार्ट देना पड़ेगा। दूसरी बात है, पावर प्ले में आप खेल रहे हो, वो 6 ओवर का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। अब वो थोड़ा देखिए, विराट कोहली भी है,
उनकी उम्र तो नहीं हुई थी रिटायर करने के ना, वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ कि 80% ऑफ उनके करियर में वो जो कर्व है उससे आगे थे T20 क्रिकेट में विराट कोहली। उनको पता था मैं जो कर रहा हूँ मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। वो ओपन भी करने शुरू हो गए थे, तब भी वो ये कर रहे हैं। बट क्यों दबाव बना 2024 वर्ल्ड कप से पहले कि यार आपको लगा ऐसे ऐसे लड़के बाहर बैठे हैं। उससे पहले यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे आपके लिए T20 क्रिकेट और तबाही मचाई हुई थी, लेकिन वो 24 नहीं खेल पाए वर्ल्ड कप डिस्पाइट उनका फॉर्म में होना। कहीं ना उनको एहसास हुआ कि हाँ मैं तो उसी अंदाज में खेल रहा हूँ, बट गेम जो T20 की वो शायद 2 कदम आगे चली गई है। जो डिमांड्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है और फॉर एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर वो करना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आप देखें, मैं वैभव की भी वही परेशानी होगी या वही एक टेस्ट होगा। वो T20 में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं विश करता हूँ एक बहुत लंबा करियर हो। आई थिंक अगर T20 अच्छा करेंगे तो सूनर और लेटर आप ओडीआई में देखोगे ही देखोगे, है ना। पर टेस्ट होगा, वो टेस्ट क्रिकेट में क्या वो कर पाते हैं नहीं। उन्होंने खुद कहा है, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, बड़े सूझबूझ के साथ उन्होंने बात की। आईपीएल जब खत्म हुआ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था ब्रॉडकास्टर को। उन्होंने कहा कि यार ठीक है मेरे रणजी में इतने रन नहीं है रेड बॉल में, पर मैं रेड बॉल भी क्रिकेट खेलता हूँ और मैंने जिंदगी भर उसी से प्रैक्टिस की है। एग्जैक्टली हाँ, तो मैं वो खेलना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं ये नहीं कह रहा उनकी इंटेंट में प्रॉब्लम है या मेहनत में प्रॉब्लम है। अब जो गेम में इतना अंतर आ गया T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में इतना अंतर आ गया कि एक बैटर को दोनों में सेम टेक्निक के साथ सक्सेसफुल होना बहुत प्रॉब्लम होगी। मसल मेमोरी है आपकी। आप अगर अब क्या है, आपको बॉटम हैंड के साथ खेलना ही पड़ेगा अगर आप T20 के बैटर हो। बॉटम हैंड चल, अब आप वो टेक्निक के साथ टेस्ट क्रिकेट में कैसे रन बनाओगे? शायद बना लो कई फ्लैट पिचेस में, जब आपको सॉफ्ट हैंड के साथ स्पिनर्स को खेलना होगा, आप कैसे, वही चीज़ नहीं हो सकती ना। या तो वहाँ नुकसान होगा या यहाँ फ़ायदा होगा, या यहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदा। वही चीज़ आपका वो गैप बढ़ रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ विराट वन ऑफ द लास्ट फ्यू प्लेयर्स से ऑल फॉर्मेट में सक्सेसफुल थे, क्योंकि तब T20 क्रिकेट बदल ज़रूर रहा था, इतना बदलाव नहीं आया था। वो अपनी ऑर्थोडॉक्स टेक्निक के साथ भी T20 में सक्सेसफुल हो सकते थे, माइंड के साथ इतना उनकी स्ट्रेंथ थी और वो गैप निकालते थे, रनिंग बिटवीन द विकेट अगर बाउंड्री नहीं भी आ रही। अब वो स्कोप है ही नहीं। अब वो बैटर कैसे सक्सेसफुल होगा रेड बॉल क्रिकेट में? ये परेशानी आने वाली। फ्यूचर तो यही है, आप मानो या ना मानो क्रिकेट का। मुझे लगता है कि धीरे धीरे, और इंडियन टीम तो आखिरी में ये करना उन्होंने शुरू किया है कि अलग अलग टीम। अब आप देखो T20 की टीम अलग है, इंग्लैंड वगैरह में थोड़ा पहले ही होना शुरू हो गया था। आपने आइडेंटिफाई किया कि T20 के बैटर अलग है। अब आपकी वनडे टीम बल्कि कुछ हद तक टेस्ट की टीम की तरह नज़र आती है, बट T20 की टीम बिल्कुल अलग होगी। और फ्यूचर आप सोचो 10 साल बाद क्या होगा, जब वैभव अपनी फान पर होंगे, पीक पर होंगे, तब तो कितना गैप आ चुका होगा T20 और टेस्ट में। क्या एक बैटर के लिए उसी टेक्निक के साथ, यार स्विच तो है नहीं कि मैंने आज अभी स्विच ऑन कर दिया तो टेस्ट मोड में आ गया, मैं स्विच ऑफ कर दिया तो मैं अब T20 मोड में आ गया। आपकी बेसिक टेक्निक्स तो आएगी प्ले में। उस लिहाज से दोनों में सक्सेसफुल होना प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो T20 टीम है वो बिल्कुल अलग होगी, टेस्ट टीम अलग होगी। टेस्ट कोई खेलना भी चाहेगा या नहीं पता नहीं, वो भी एक सच्चाई है। आप अगर, मैं अभी टेस्ट की अकेडमीज़ में जाता हूँ, जो लड़के हैं, आप कभी देखो, हमारा कभी कभी मैच होता है, उससे पहले लड़के नेट्स कर रहे होते हैं, मैं बातें करने शुरू कर देता हूँ, भाई आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? तो सारों के फेवरेट प्लेयर IPL के ही होते हैं। एम क्या है? IPL ही खेलना है या इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। कोई कहता ही नहीं कि टेस्ट में 10,000 रन जीतना है, हाँ, या 10,000 रन बनाने टेस्ट क्रिकेट। आई डोंट थिंक 10,000 रन अब कोई बनाएगा भी टेस्ट क्रिकेट में। 10,000 रन बनाने के लिए आपको 100-150 टेस्ट मैच खेलने पड़ेंगे। 100-150 टेस्ट मैच कौन खेल पाएगा? वही खेल पाएगा जो कहेगा नहीं IPL में नहीं आपको खेलना चाहता, या मैं T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहता। बट ऐसा कौन होगा जो IPL का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहे? अब मैं कह रहा हूँ गलती भी नहीं है यार, आप और मैं भी अगर अभी 12-15 साल के होते तो हम भी चाहते यार IPL की हमें भी टीम मिले। या आप जो जिस जनरेशन में बढ़ते हो, आपके हीरोज़ जो हैं आप वही करोगे। आपका भी हीरो जैसे हार्दिक पांड्या की इंजरी प्रॉब्लम आई और उनको पता चला मैं दोनों चीज़ों का वर्कलोड नहीं ले पा रहा, तो उन्होंने कौन सा फॉर्मेट छोड़ दिया? टेस्ट छोड़ दिया। ठीक है, आपको प्रायोरिटी पता चल रही है। सेम श्रेयस अय्यर है, उनको बैक में प्रॉब्लम है, कौन सा फॉर्मेट उन्होंने छोड़ दिया? टेस्ट छोड़ दिया। कोई नहीं छोड़ता T20। अभी जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है कि भाई इंजरी हो रही है, वहाँ लड़ाई हो गई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ये सिलेक्टर्स कमेटी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कहा कि कहाँ फिट नहीं है वो, और हमारी चयन समिति कह रही है कि वो, उन्होंने कह दिया था कि 15 अगस्त को टेस्ट में अवेलेबल होंगे।
अब इसमें थोड़ी बैक स्टोरी भी है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन बैक स्टोरी ये है, देखिए कुछ तो बड़ा बदलाव आने वाला है इंडियन क्रिकेट में और ज़रूरत भी है उसकी, क्योंकि जो 27 वर्ल्ड कप प्रॉब्लम्स से आ रही हैं, पहले आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ना हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल। मैं देखो जितनी मेरी थोड़ी बहुत बात होती है लोगों से, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, कोई नहीं कह रहा कि एक्स रिस्पॉन्सिबल है या वाई, कई लोगों की भाई प्रॉब्लम है, इसीलिए तो आप इस स्थिति में हो, कईयों ने चाहे अंडरस्टैंडिंग की कमी है या टीम एनवायरनमेंट की कमी है, बट इस वक्त मुझे ये पता है कि हर वो शख्स जो इंडियन क्रिकेट से जुड़ा है खुश नहीं है। क्या बात है। हाँ, उसको प्रॉब्लम है इस वक्त, चाहे कुछ खिलाड़ी हैं, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हैं, चाहे वो सेलेक्टर्स हैं। अब हो सकता है उसमें से एक पार्टी की ज़्यादा गलती है, बी की कम है, या बी की ज़्यादा है, सी की ज़्यादा है, कम है, बट प्रॉब्लम तो है ना। अब जब ये प्रॉब्लम आती है तब ये चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। जसप्रीत बुमराह है, आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ समय पहले हर्षित राणा भी इंजरी से आए, सीओ ने पास कर दिया, खेलने पहुंच गए, सीधे इंजरी, 6 महीने की इंजरी के बाद इंजरी हो गई, खेलने गए, इंजरी हो गई, हाँ। वापस आए, हाँ। गालियां किसको पड़ी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को, कि तुमने क्यों छोड़ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इंजरी से आए, खेलने चले गए, इंजर्ड हो गए, वापस आ गए, गालियां किसको पड़ी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। अब वो क्या है, प्रिंस यादव भी, लोगों ने कहा भाई कैसे आपके गेंदबाज हैं। दूध का जला जो छाछ है उसको भी हाँ। फूक फूक के पीता ना, तो अब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या कह रहा है, नहीं भाई हम नहीं देंगे। अच्छा, ओके। ऑब्वियस सी बात है, उनको अगर थोड़ी सी परेशानी है तो वो नहीं देंगे क्लियरेंस, वो बोलेंगे हम नहीं दे सकते जब तक हम 100% श्योर नहीं है। देखिए इसमें सेलेक्टर्स ने कुछ समय पहले, आपको याद होगा, एक नियम भी बनाया था कि सिर्फ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का टेस्ट पास करना ही हरी झंडी नहीं है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में मैचेस भी वही फॉर्मेट में खेलने पड़ेंगे जिसके लिए आप कम बैक कर रहे हो, तब आप आओगे। वो हो भी रहा था कुछ समय तक। अच्छा, अब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं था तो कई बार मैच सिमुलेशन हो रही थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। मुझे याद है 23 का एशिया कप था, मैं श्रीलंका में था, कवर कर रहा था, केएल राहुल इंजरी के बाद आ रहे थे, उन्होंने टेस्ट पास किया, लेकिन उसके बाद उनके 2 मैचेस हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। उन्होंने, क्योंकि कई खिलाड़ी होते हैं, 2 इंट्रा स्क्वाड मैचेस करा दिए कि भाई आप खेलें 2 वनडे मैचेस 50-50 ओवर के खेलो। जब वो 2 मैच खेला और लगा हाँ डिस्कम्फर्ट नहीं, फिर वो भेजा गया। अब वो चीज़ भी आप भूल गए, अब वो टेस्ट कर रहे हो, पास हो रहा है। टेस्ट पास करने में भी प्रॉब्लम ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, रिव्यू मीटिंग नहीं हुई, बीसीसीआई को रिव्यू मीटिंग करनी चाहिए थी। प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम इसीलिए मैं किसी एक आंख में उंगली नहीं उठा रहा, प्रॉब्लम सिस्टम से है। क्यों? क्योंकि अब आप खिलाड़ी हो, आप भी वेट कर रहे हो यार, मैं कब, इंजरी में कितनी फ्रस्ट्रेटेड होता है खिलाड़ी, वेट कर रहा है कब फिट होगा, फिट होते ही टेस्ट पास करता है, कहता मैं तो तैयार हूँ खेलने के लिए। क्यों? उसको पता है थोड़े महीने और बाहर रहा तो पता नहीं यार जगह रहेगी या नहीं। बिल्कुल, वो भी तो बड़े बेसब्री से इंतजार करें वापसी करने का। तो खिलाड़ी भी को भी लगता है ना 80-90% तो पुश कर जाता है, यार खेल जाता हूँ मैं, ठीक है। आप अब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो, मैं भी आपसे भी पूछूंगा कैसा लग रहा है भाई खेला, आप कहोगे मैं तो फिट हूँ यार खेल, आप चले जाओगे। कई बार कोचिंग स्टाफ हो सकता है भाई, आपको कई बार कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम है, आजकल आपको पता ऑलराउंडर मिल नहीं रहे, तो आप ऑलराउंडर्स बनाए जा रहे हो, जो नहीं भी है उनको भी बना रहे हो, तो कई बार कोचिंग स्टाफ हो सकता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे प्रेशर डाल रहा हो, यार मुझे ये चाहिए जल्दी भेजो यार, लड़का फंसे हुए हैं हम, तो वो भी कहता है अच्छा अच्छा कराओ फटाफट करो, भेज दिया। वहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई बार सेलेक्टर कह सकते हैं यार हमने टीम पिक कर दी 15 की, तब तुमने कहा था फिट है, नहीं किया, अब तुम कह रहे हो नहीं है, तो भी आप भेज देते। प्रॉब्लम कई जगह है, इसलिए मुझे हैरानी इस बात की हुई, आप 2 टेस्ट सीरीज़ घर पे आ रहे जो इंडियन क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ, वाइट वॉश हो गए, न्यूजीलैंड से हुए, फिर साउथ अफ्रीका से हुए, 2 चीज़ें जो इंडियन क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुई। देखो आप स्पिनिंग पिचेस में लोग कहते हैं आप रन नहीं बना सकते, बट वो तो स्पिनिंग पिचेस आप पिछले 10 साल से बना रहे हो, गड्ढे बना रहे हो, लेकिन फिर भी नतीजा तो आप कैसे ना कैसे सीरीज़ तो जीत रहे हो। इंग्लैंड भी आ रही है, उसको हरा के जीत गया, ऑस्ट्रेलिया भी है, हार जीत गए। पहली बार ऐसा हुआ कि आप सीरीज़ हार गए घर पे, और वो भी वाइट वॉश। तो बीसीसीआई के कान में जू नहीं रहेंगी, उन्होंने एक रिव्यू नहीं किया। यार आप एक बिजनेस चलाते हो, आप ऑफिस चलाते हो, आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए, है ना, एकदम से व्यूअरशिप जो है 100% गिर जाए या 60% गिर जाए 2 महीने में, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो अब छोटे से छोटा बिजनेस चलाते हो, या मैं एक चैनल की टीम चलाता हूँ, कुछ इशू हो तो मैं रिव्यू तो करूँगा ना, भाई क्या हुआ, सब बैठो बताओ, तुम बताओ भाई एसईओ वाले, तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो कहेगा नहीं मैं तो ये करता हूँ, ये है। बोलूँगा भाई जो थंब टाइटल तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, मैं जो एंकर है मैं कहूँगा तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, वो कहेगा नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ। जो स्क्रिप्ट लिख रहा है कह रहा हूँ तुम
सबको बैठ के बात करनी पड़ेगी, तभी सुधार आएगा ना। बट और सर जो आप कह रहे थे कि रेड बॉल खिलाड़ी सीरियस नहीं लेते, मुझे लग रहा है कि जो व्हाइट वॉश के बाद बोर्ड को भी सीरियसली अब रिव्यू मीटिंग नहीं हुई, हमने हंटर नहीं चलाए जो जिम्मेदार थे। Exactly. और एक कलंक और चपका कि भारतीय स्पिन नहीं खेल पाते, बताइए। हाँ, ये तो हमने कभी सुना नहीं था। नहीं, ये प्रॉब्लम कई टाइम से है। मैं आपको बताऊँ ये प्रॉब्लम क्यों सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि आप सीरीज जीते जा रहे थे। हाँ। अब आपको याद होगा इंग्लैंड भी आई थी, वो 20-21 का टूर मुझे याद है, जब कोरोना के बाद जो पहला हुआ था, 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे, हर टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ है। वहाँ आपने गड्ढे बनाए हुए थे, तो आप भी नहीं खेल पा रहे थे, पर आप जीत रहे थे, क्योंकि आप वो 19 थे, आप 20 थे, तो आप जीत रहे थे कुछ। तो लोगों ने कहा भाई चलो ये फॉर्मूला है, जीत रहे हो आप, 2 WTC फाइनल खेल गए, ठीक है। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपने कोई ज़्यादा परेशानी नहीं की। प्रॉब्लम अभी क्यों आई है, स्पिनिंग के अगेंस्ट आपकी प्रॉब्लम 10 साल से है, 12 साल से। मैं वही कह रहा हूँ ना, वापस आप T20 की तरफ जो रुझान है, उसी का रीज़न ये भी है। जब आप T20 में आप स्पिनर क्या खेल रहे हो, अब स्पिनर खेलता ही नहीं, T20 क्रिकेट ख़त्म हो चुका है, लेग स्पिनर नहीं खेलता। बेस्ट आपका लेग स्पिनर है यूजी चहल, उसको 4 ओवर नहीं मिलते, जो बाहर है, बाहर भी। और मैं कह रहा हूँ IPL भी खेलता तो 4 ओवर नहीं डालता। हाँ। तो स्पिनर तो आप खत्म कर रहे हो। सर एक मैच में तो ओवर ही नहीं दिया। हाँ, तो मैं ओवर ही नहीं दिया। तो अब सब जब T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां आपने सिर्फ मार के खेलना है, जब स्पिन फ्रेंडली पिच और वहाँ फ्लैट पिचेस आ रही हैं, तो कैसे वो एकदम से स्पिन खेलना शुरू कर देगा सडनली। मैंने वही कहा ना, फ्यूचर आपका यही है। अगर आपको स्पिन के प्लेयर बनाने हैं तो पता नहीं वो कैसे होगा, बट आपको वो प्लेयर चाहिए जो सिर्फ ये 12 महीने यही इस तरह का क्रिकेट खेले। बट कौन सा क्रिकेटर है वो आज का 10 साल का 12 साल का बच्चा जो कहेगा हाँ मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा और IPL नहीं खेलूँगा। टेस्ट क्रिकेट आप खेलोगे, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 5 करोड़ मिलते हैं साल के। आप 40 दिन IPL खेलोगे, 15 करोड़ एट एन एवरेज ले जाओगे यार। प्लस वर्ल्ड कप जीतोगे, उसका अलग ग्लैमर है। वर्ल्ड कप विनर बनना T20 में, सही बात है, या वनडे में भी आपको 5-5 करोड़ तो प्राइज, मतलब वो जीतने के बाद मिल जाता है। टेस्ट क्रिकेट में क्या है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसे कमाते हो। ग्लैमर कहाँ है, पूरे साल क्या चलता है, नीली जर्सी की क्रिकेट चलती है ना, या इंडिया के लिए, या फिर जो भी आपकी पीली लाल जो भी है IPL के लिए। वाइट बॉल में कौन है, तो लास्ट ऑफ आपके वाइट बॉल क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ही थे, जिन्होंने, वो भी क्यों बने, क्योंकि उनके फादर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, रेड बॉल क्रिकेटर। हाँ, मेरा क्या वाइट जर्सी में खेलने वाले, अच्छा। हाँ, रेड बॉल क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा। और राणे भी फिर भी वाइट बॉल खेला करते थे, मतलब उनका एक IPL करियर भी अच्छा खासा था, कप्तानी करी हुई है, IPL खिताब जीते हुए हैं वो, है ना। राजस्थान के लिए खेल चुके हैं, चेन्नई के लिए खेल चुके हैं, कोलकाता के अभी कप्तान थे, तो उनका फिर भी एक वाइट बॉल करियर था। बट आउट एंड आउट आपका टेस्ट क्रिकेटर लास्ट तो चेतेश्वर पुजारा था ना। वो भी क्यों था, क्योंकि मैंने जैसे कहा उनके फादर टेस्ट क्रिकेटर थे, वो उसी स्कूल से आते थे जहाँ उनको अलाउड नहीं था कि बॉल ऊपर। आपको पता है उनको मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि टेनिस बॉल क्रिकेट उनको अलाउड नहीं था खेलने। तो जब ये भी होता था, हाँ, क्योंकि उनके फादर कहते थे टेनिस बॉल तू खेलेगा तो गेम खराब हो जाएगी। तो कहते हैं सोचो जो बच्चा क्रिकेट खेलता है पूरे टाइम, वो अपने जब गली मोहल्ले में नीचे टेनिस बॉल क्रिकेट चल रहा होता था, बच्चे बुलाते भी थे, वो जा नहीं सकते थे। अब होगा क्या, किसी का भी कोई फादर है वो क्या चाहेगा कि नहीं मैं अपने बच्चे को टेस्ट क्रिकेट खिलाऊंगा, वो तो कहेगा ना उसको भी IPL मिले यार, उसको भी वो पैसे मिले, उसको भी वो ग्लैमर मिले, उसको भी वो अटेंशन मिले। ठीक है, आपके सबसे बड़े आइकॉन लास्ट पिछले कुछ साल में कौन कौन है, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, ठीक है। इन सब का, विराट फिर भी एक्सेप्शन है, 9000 टेस्ट रन है उनके, ठीक है, 40 कुछ की एवरेज है, वो एक थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, 48-49 की है, हाँ ठीक है। लेकिन रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग वाइट बॉल क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेट में लोग मानते हैं कि वो अपना वो कर नहीं पाए, लेकिन चांस इनफ मिले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बट वो हीरो है ना आज हाँ, आपके। बट किस बेसिस पे, वाइट बॉल, बिल्कुल वाइट बॉल। MS धोनी आपके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं, किस बेसिस पे, वाइट बॉल क्रिकेट। तो अब जब मैं हीरो ही बन जाऊंगा वाइट बॉल, बिल्कुल ग्रेटेस्ट, तो मैं, और सर यही अंतर है जो सचिन को महान बनाता है। जैसे सचिन और विराट की तुलना होती है ना, रेड बॉल में बहुत भारी अंतर है, बहुत भारी अंतर है दोनों में, नहीं पाटा जा सकता। विराट के वाइट बॉल में 60 का एवरेज है, सचिन का नहीं था,
नहीं था सचिन का, लेकिन जो रेड बॉल का गैप है बहुत बड़ा है, उसको नहीं फिल किया जा सकता। मैं वाइट बॉल की भी आपको बात करता हूँ। लोग देखें, मैंने उस वक्त भी क्रिकेट कवर किया, मैंने इस वक्त भी क्रिकेट कवर किया, और मुझे विराट कोहली भी उतने ही पसंद है जितने सचिन तेंदुलकर पसंद है, लेकिन वाइट बॉल में भी आप तुलना नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप ना, मैंने सबसे बड़ी चीज़, आपने 2 नई बॉल कर दी, यानी हाँ। एक आपकी वाइट बॉल सिर्फ 25 ओवर पुरानी होती है। आप अगर मतलब बहुत आपके दर्शकों में क्रिकेट खेलते हैं, आप पुरानी बॉल से मार के दिखाना, जो 25 ओवर से ज़्यादा पुरानी बॉल जो हुई है उससे आप बाउंड्री मार के दिखाना, और आपको पता चलेगा कितना फ़र्क पड़ेगा। 40 ओवर पुरानी बॉल, ये वनडे क्रिकेट में 25 ओवर से ज़्यादा पुरानी हुई नहीं, क्योंकि दोनों एंड से नई बॉल यूज़ हो रही, मैक्सिमम 25 ओवर पुरानी होती है। पहली बात वो। दूसरी, अब आपका रिवर्स स्विंग वगैरह सब खत्म हो गया, तो बॉल पुरानी नहीं होती। हाँ। ठीक है, वो सब नहीं होता। आप स्कोर कार्ड उठाओ, मैं कहता हूँ, वो तो मैंने पूरी अपनी क्रिकेट ही 90s की देखी, ठीक है, और अर्ली 2000s की। आप स्कोर कार्ड उठाओ, इंडिया के स्कोर कार्ड उठा लो या किसी भी टीम के स्कोर कार्ड उठा लो, स्कोर होगा 125 फॉर 2, इंडिया 125 फॉर 2, 165 ऑल आउट। एक नहीं, 100 आपको स्कोर कार्ड मिलेंगे। लोग उस वक्त इंडियन टीम के लोअर ऑर्डर को गालियां देते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि गेम बदल जाती थी, बॉल पुरानी हुई नहीं, की रिवर्स स्विंग करती थी, पहली बात वो, बाउंड्री नहीं लगती थी। आप उस टाइम के, आप अगर ज़्यादातर स्कोर्स निकालोगे, तेज़ी से आप ऊपर ही रन बनाते थे, फिर 100 आप किसी तरह से मैनेज करते थे। अब क्या है, रोहित शर्मा के आप डबल 100s निकालो, 100 की स्ट्राइक रेट पे चल रहे होंगे। हाँ। एंड में उन्होंने आखिरी वाला जो 80, 90 या 100 भी है, वो 200 के स्ट्राइक रेट पे बनाया। क्यों? बॉल हार्ड है, आ रही है, कुछ रिवर्स नहीं हो रहा, कुछ नहीं, आप मारो। मेरे को एक साउथ अफ्रीकन प्लेयरों से मैंने बात की है उस वक्त ना, खासतौर पर साउथ अफ्रीकन टीम, लोग तो पाकिस्तान के रिवर्स स्विंग की बात करें, साउथ अफ्रीका ना सलाइवा लगाता था, उस पर थूक लगाता था पुरानी बॉल पे। आप अब उस ज़माने के प्लेयरों से बात करो, पत्थर होती थी वो बॉल, पत्थर, इतनी सौगी होती थी, गीली और पत्थर। आप जोर लगा लो, 30 यार्ड का सर्कल क्रॉस करो, छक्का तो आप छोड़ दो, 30 यार्ड का आप सर्कल क्रॉस करो तो मैं मानूंगा प्लेयर हो। उस ज़माने में वो 100 मार रहा था, उन कंडीशन में वो 100 मार रहा था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं इसलिए कहता हूँ ना, आपको तुलना करनी पड़ेगी। आप उस टाइम के बाकी ओडीआई प्लेयर निकालो, वो कितना कन्वर्जन हो रहा था 50 to 100 का, कितने प्लेयर कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा प्लेयर, सब फंसते थे, क्योंकि प्रॉब्लम थी, गेम वही करते थे। आपने धीरे, यहाँ की कंडीशंस हुई, आपने वैसे फंसा दिया। देखो, एक आर्गुमेंट लोग ये भी कहते हैं यार उस समय के क्या बॉलर्स थे, वो फेस किया, वसीम वकार अपने प्राइम में, ये वो, सचिन ने उनको फेस किया, विराट, वो मैं फिर भी कुछ हद तक नहीं मानता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विराट ने टफ बॉलर्स को नहीं फेस किया। भाई विराट के टाइम भी जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, डेल स्टेन थे, जॉनसन, ठीक है, मिचेल जॉनसन, स्टार्क, है ना, आपके हेजलवुड, अच्छे खासे, नेथन लायन स्पिनर्स में वन ऑफ द बेस्ट। तो उन्होंने भी अच्छे खासे बॉलर्स फेस किए, और हर जनरेशन में आपको बॉलर्स मिलेंगे यहाँ के, बट कंडीशंस उस टाइम की, अब टाइम की, वाइट बॉल में भी मैं बोल रहा हूँ बहुत फ़र्क है, गेम ही अलग है, बिल्कुल अलग गेम है। आते हैं सर, फिर लौटते हैं जरा रेड बॉल पे। अभी हमने देखा कि दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम आई, तो ईशान किशन कप्तान, ठीक है, उन्होंने मुश्ताक अली में भी अच्छी, अपनी झारखंड के लिए अच्छी कप्तानी की थी। वैभव सूर्यवंशी बना दिए गए वाइस कैप्टन। तो हमने देखा उसके बाद स्टेटमेंट आते हैं वसीम जाफर के, दीपदास गुप्ता के, 2 नाम मुझे और, हाँ, एक नाम आता है सदगोपर रमेश का, उन्होंने भी बोला था, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ। इनके स्टेटमेंट आए कि भाई रेड बॉल में तो परफॉर्मेंस ही नहीं है आपकी, आपने उसको बना दिया वाइस कैप्टन, ये जल्दबाजी, ऐसा मत करो, ऐसे खिलाड़ी खराब होता है। उनकी नीयत वैभव सूर्यवंशी को छोटा दिखाने की नहीं थी, उनकी नीयत ये थी कि आप सब कुछ इतने जल्दी जल्दी मत दे दो, आप जल्दबाजी कर रहे हो और ये चीज़ें हार्म करेंगी वैभव सूर्यवंशी को। आप एग्री करते हैं? हाँ, इसमें मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको दिलीप ट्रॉफी स्क्वाड में आपने रखा है भाई, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर एक वो एक्स फैक्टर प्लेयर है, उनमें कुछ खास काबिलियत है, तो क्यों नहीं यार, हर फॉर्मेट में आप ट्राई करो। लेकिन वही सचिन जब आए थे इंडियन टीम में, वो रणजी ट्रॉफी में भी 100 मार चुके थे अपने पहले मैच में, ईरानी ट्रॉफी भी अपना पहला मैच के लिए 100 मार चुके थे भाई, वो करके आए थे लाल बॉल में, तभी आप उनको वहाँ लेके गए ना। यहाँ पे वो अभी उनका रेड बॉल में वैसा परफॉर्मेंस वैभव का नहीं आया, तो मैं यहाँ तो, और ऐसा नहीं कि आपके पास प्लेयर्स नहीं थे, मोहम्मद शमी है उस टीम में, शमी थे, शहबाज अहमद थे, शाहबाज हैं, अनुकूल रॉय हैं, ये सब उनसे थोड़े सीनियर हैं,
उनमें से किसी को उप कप्तान बनाते, प्लस आप उनको बर्डन भी क्यों कर रहे हो इस चीज़ को लेकर। पहले तो आप ये चाहो ना कि उसके रेड बॉल का परफॉर्मेंस अच्छा हो, भाई वो 1-2 100 मार दे दुलीप ट्रॉफी में तो बल्ले बल्ले, उसके बाद आप उसको ले जाओ, बट उप कप्तानी देने का मुझे भी कोई। अच्छा, तो वहाँ एक हाँ। सिलेक्टर थे ईस्ट जोन के, उन्होंने कहा कि वैभव इन फ्यूचर फॉर श्योर इंडिया लीड करेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि अभी अगर मौका मिल जाए, क्योंकि डिसीजन मैदान में ईशान किशन को ही लेने हैं, पर वैभव एक्सपीरियंस ले ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, बट ऐसे आप कैसे कह सकते हो फ्यूचर में लीड करेगा यार, कितने मैच इंडिया के लिए खेला है ना। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उनका, क्योंकि वो अच्छा खेलेंगे तो इंडियन क्रिकेट का भला होगा, इंडियन क्रिकेट अच्छा करेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप चाहोगे अच्छा करो, बट ऑन बेसिस ऑफ किस चीज़ पे मैं कहूँ कि यार वो एक दिन इंडिया के कप्तान होंगे, आई डोंट नो मैन। ओके, अब लौटते हैं एक और स्टेटमेंट पे। भारत के ओडीआई की पहली जीत, उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच थे फारूक इंजीनियर साहब, उन्होंने कहा कि छोड़ो ये सब, रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी कराओ ओपन, और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने ये सजेशन भी दे दी। तो एक क्रिकेट देखा हुआ आदमी जो गावस्कर के साथ वो खेलते थे, ओपन करते थे, उस दौर से लेके आज वो सूर्यवंशी को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं, तो क्या वो भी एक फैन मोमेंट में, या हो सकता है ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप? नहीं, इंजीनियर साहब को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे साथ, मैंने उनके साथ काम भी किया है, वो एक्सपर्ट होते थे, मैं एंकर हूँ, कई 1-2 IPL हमने एक साथ किए हैं। बट हाँ, वो उनमें वो थोड़ा वो जज्बाती हो जाते हैं कई बार, और वो एक फ़ैन बॉय मोमेंट सा है। बट मैं कह रहा हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है ये कहना। ये चीज़ मैंने भी कही थी जब वो T20 उन्होंने इंडिया के लिए खेला भी नहीं था, जब IPL में वो तबाही मचा रहे थे, तब मैंने ये भी कहा था कि यार देखो, मैं नहीं कह रहा कि वैभव को आप ODI टीम में लाओ, आप उसको T20 में ही लाओ, लेकिन अगर T20 के वो 15 मैच खेल गया और उस 15 में उसने आपको 10 जिता दिए मैचेस, तो हर्ष क्या है यार ODI क्रिकेट में लाना, अगर वो आपको उस तरह का परफॉर्मेंस दे। बट जल्दबाजी नहीं, आप उसको कम से कम 15-20 T20 मैच तो खेलने दो। 15-20 T20 मैच खेलता है और उसका परफॉर्मेंस वैसा ही रहा जो IPL लेवल का है, तो क्यों नहीं यार, वनडे क्रिकेट में मैं क्यों नहीं ट्राई करना चाहूँगा, मैं क्यों अपनी टीम को बेहतर नहीं करना चाहूँगा। 2027 का वर्ल्ड कप है, एम क्या है भाई, 2 T20 वर्ल्ड कप तो आप जीत गए हो, असली वर्ल्ड कप तो 50 ओवर का है ना। पिछली बार का हार्ट ब्रेक तो हम सबको पता है फाइनल में क्या हुआ, आप जीतना चाहते हो। तो मेरा एज ए एम, अगर मैं सेलेक्टर हूँ या कोच हूँ या कप्तान हूँ, मेरा एम क्या है, जीतना। अगर मुझे कोई ऐसा खिलाड़ी दिख रहा है जो मुझे जिता सकता है, मैं उसको क्यों ना लूँ, मैं फिर क्यों देखूँ कि उसकी उम्र क्या है या क्या, बट वो मुझे वो दिखना भी तो चाहिए। तो आई थिंक अभी आप यार, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी तो लड़ाई, शुभमन गिल तो आपके कप्तान है, वो तो रहेंगे ही, रोहित शर्मा भी खेलना चाहते हैं, उन्होंने रन भी बना दिए पिछले मैच में, और वो उन्होंने ये कहा है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आप ड्रॉप करना है तो कर दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बात। यशस्वी जायसवाल आई थिंक 200 मार चुके हैं, 3 मैच जो खेले हैं अपने आखिरी 100 ओवर के, वो बाहर बैठे हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा। इस बीच आप ईशान किशन को मत भूलिए, वो आपके वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग बैटर हैं, वो भी हैं तो ओपनर की स्लॉट में। अभी आप उनको 3 या वहाँ फिट कर रहे हो, लेकिन विराट कोहली भी तो आएंगे ना, वो तो खेलेंगे उनकी जगह, तो आप उनको कहाँ फिट करोगे। उनका मेन एम भी तो ओपनर का ही स्लॉट है, तो वो भी उसके भी। तो कंपटीशन बहुत टफ है। मैं नहीं कह रहा वैभव को आप मत ध्यान दीजिए, बट खिलाओ यार, 15 T20 मैच जब हो जाएंगे तब आप और हम बैठे होंगे, तब हमें बात करना चाहिए कि भाई क्या इसको ODI में लाया नहीं। बट मैं कहता हूँ डोंट राइट हिम ऑफ, क्यों नहीं यार, ODI भी। सर, अभी हमने देखा कि श्रीलंका के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, बुमराह चोटिल है, पता चला कि उनकी जगह आकिब नबी को मौका दिया गया। तो लोगों ने कहा कि भाई देर है अंधेर नहीं। आपको लगता है कि आकिब नबी के साथ एक इनजस्टिस हुआ, 2 सीजन शानदार परफॉर्म, या आप सोचते हैं देर आए दुरुस्त आए? नहीं, मैं भी कह रहा हूँ देर आए दुरुस्त है। मैं थोड़ा हैरान था कब उनको मौका मिल सकता था। देखो, उससे पहले तो आपके भाई सिराज थे, प्रसिद्ध कृष्णा भी ठीक है, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, विकटें निकाल रहे थे, जसप्रीत बुमराह भी रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी जगह मुश्किल हो ही रही थी। बट आई थॉट अफगानिस्तान में वो चांस था, बुमराह भी नहीं थे, चांस था कि अगर आपको किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था तो आपको लाना चाहिए था। और वो WTC में वो टेस्ट इंक्लूड नहीं था, आप वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। बट देखो, सेलेक्टर्स गए गुरनूर के साथ, और गुरनूर ने बुरा भी नहीं किया। हाँ। देखिए, मैं कई बार ये भी चीज़ें कहता हूँ, हर चीज़ भी हम रिकॉर्ड से तो नहीं कर सकते। अगर वैसा ही होता तो सेलेक्टर्स की ज़रूरत क्या है, फिर तो भाई आप निकालो, जिसने ज़्यादा विकेट ली उसको खिलाओ, नहीं। वो भी एक सच बात है। उन्होंने उस पर कुछ देखा कि यार इसको हम फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, है ना भाई, इसमें वो है काबिलियत की, वो कर चाहे। हालांकि वो IPL नहीं भी खेल रहा था बिल्कुल, फिर भी आप उसको ODI टीम में लेके आए, टेस्ट में लेके आए, और उसने परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक। IPL कौन नहीं?
आकिब ने- गुरनूर हाँ। नहीं खेल रहे थे, आप हाँ, लेके आए। हाँ। तो ठीक है, कई बार मैं कहता हूँ रिकॉर्ड्स नहीं देख के आप पोटेंशियल पे भी लाते हो, शायद इसलिए आप बुद्धिजीवियों को सिलेक्टर्स बनाते हो ना, उनका एक काम है कि भाई नहीं कुछ तो देखे, बियॉन्ड रिकॉर्ड पिक करें, नो लोगों प्रॉब्लम ने कहा कि कप्तान भी अपने 2-3 खिलाड़ी रखता है, हर कप्तान ने किया है। होता है। बट मैं उसमें ये कह रहा हूँ, मैं हर चीज़ को, ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुजरात टाइटंस के बड़े प्लेयर खेल रहे थे, बट मैं इसको एक और नज़रिए से भी देखता हूँ। मैं कई बार इसको ये नहीं देखता कि अरे क्योंकि तुम मुझे सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कहते हो या मेरे लिए चाय लेके आ रहे हो तो मैं खिला रहा हूँ, शायद ये रीज़न ना हो। कई बार ये भी होता है ना, जिसके आप ज़्यादा करीब होते हो। अगेन मैं आपको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एग्जांपल देता हूँ। मानो आप किसी कंपनी में नए नए ज्वाइन करते हो, आप एज अ लीडर बॉस चाहते हो, और उस टीम में आपके 10 लोग हैं जो आपकी जगह, हो सकता है उसमें 2 लोग ऐसे जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हो, आपका थोड़ा वो होता है ना, विश्वास होता है यार, कोई असाइनमेंट आया आप उनको ट्रस्ट करते हो, आप क्योंकि टाइम, ये नहीं कि आपको बाकियों से कोई परहेज़ है या कोई दुश्मनी है, आपका भरोसा थोड़ा इन पे ज़्यादा है, मैंने टाइम बताया, मुझे पता है ये कर सकता है, भाई तुम ये करो। उससे होता है कईयों को लगता है अरे यार ये तो इनके पुराने हैं, है ना, इन्हीं को दिए जा रहे हैं। बट फेयर चीज़ ये है कि आप सबको चांस दो, बट कई बार आप उस पर ज़्यादा भरोसा जताते हो, जिससे थोड़ा जानते हो, ये हो सकता है। देखो एट द एंड ऑफ द डे कप्तान भी किसी को फेवर नहीं कर रहा, कप्तान को पता है उसकी भी जो साख है वो दाव पर है, उसको भी जीतना है, तो वो जिस भी प्लेयर को लाएगा इसके लिए नहीं लाएगा कि मेरे मोहल्ले का मैच है क्या फ़र्क पड़ता है, उसको भी पता है मैं हारूंगा मेरा रिकॉर्ड गिरेगा, टीम हारेगी मेरे पे सवाल है, इतनी स्क्रूटनी है आज के, तो वो शायद कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी को पिक कर लेता है जो उसको भाई मैं आपको MS धोनी का एग्जांपल देता हूँ। लोग तब कहते थे अरे चेन्नई के प्लेयर खिला देता, जडेजा खेल रहे ना, भाई ये नहीं था कि वो चेन्नई के प्लेयर, उसको लगता था ना एंड ऑफ द डे MS धोनी की मेन मोटिव क्या था, इंडिया को मैच जीतना है, सिर्फ इंडिया ना भी देखो, सेल्फिश भी देख लो कि मैंने ट्रॉफी उठानी है, तो वो कभी क्यों चाहेगा कि मैं उस प्लेयर को ना खिलाऊं जिससे मैं ट्रॉफी ना उठा पाऊँ। उसको पता था इस खिलाड़ी के से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसको मैं खिलाऊंगा, ये मेरे को देता है या ये मेरे को ये देता है, तो वो कई प्लेयर थे जो खेल जाते थे, एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा है। तो अब ये सवाल अक्सर आता है ऐसा सोशल मीडिया में कि फिर हर्षित राणा को भी क्या इसी नजरिए से देखा जाता है? लोग सोचते हैं कि बड़ा मोस्ट प्रिविलेज प्लेयर है ये। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भाई उठाओ, जसप्रीत बुमराह को भी साइड रखते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये बॉलिंग अटैक देखो, भुवनेश्वर कुमार, शमी और सिराज, अब ये बॉलिंग अटैक देखो, गुरनूर को इंक्लूड कर लीजिए, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। तो लोग कहते हैं कि आप जो अपना बेस्ट दे सकते थे आपने उनको बूढ़ा कह के बाहर कर दिया, जबकि वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि भुवनेश्वर कुमार और शमी का कमबैक होगा या होना चाहिए? मेरे से आप पूछिए, मतलब अगर मैं टीम बनाऊं तो मैं शमी को तो आंख बंद करके ODI टीम में रखूं और टेस्ट टीम में भी रखूं। अभी आप ODI इंग्लैंड के साथ खेले, जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, आपको उनकी कमी खली ना, कोई लीडर ऑफ द अटैक नहीं था, वहीं आप शमी को डाल दीजिए, आपका जो गेंदबाजी अटैक है वो बदल जाता है। आई थिंक उनकी ज़रूरत है। एक चीज़ मैंने इस सिलेक्शन कमेटी में देखी है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं उनको ये क्रेडिट दूंगा कि एटलीस्ट कंसिस्टेंट है, वो ये कि वो कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो थोड़ा 34-35 का हो रहा है तो वो उसके पास वापस नहीं जा रहे। ऐसा उन्होंने कई खिलाड़ियों के साथ किया है, सिर्फ ये नहीं है। क्या वो सही है? मुझे नहीं लगता वो सही है, पर ये मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर प्लेयरों के साथ किया जा रहा है। आप देखें, बात विराट कोहली, रोहित शर्मा तक भी आ गई है ना टेस्ट क्रिकेट में, ये बात अब जग जाहिर है, ये बातें हुई, उनको बोला गया कि भाई आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, यंगस्टर्स को चांस देना है, रन नहीं आ रहे। तो ये कंसिस्टेंट पॉलिसी तो है कि थोड़ा सा ये सिलेक्शन कमेटी सेंसिटिव है उम्र को लेकर, तो शमी को उस नज़रिए से देखा जाता है कि यार अब अगर हमको किसी के पास जाना है तो उनको वापस बुलाने की जगह हम किसी यंगस्टर के साथ जाएंगे, ठीक है, ये इनकी फ़िलॉसफी है, मैं इससे एग्री तो नहीं करता। लेकिन क्या शमी को आप 27 का वर्ल्ड कप देखना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि मोहम्मद शमी आए। भुवी को मैं T20 क्रिकेट में देखना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे पता है, ये एक लोगों को शायद भुवी रेड बॉल क्रिकेट तो पूरी तरह छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहीं मुझे सुनने में आया, उन्होंने ये भी बताया था कि मैं ODI क्रिकेट भी वो 10 ओवर्स डालने के लिए भी इस वक्त मतलब उनको लगता है कि वो बेस्ट नहीं दे सकते अपना 10। तो अगर उनकी कोई दावेदारी बनती है तो T20 क्रिकेट में बनती है, जिसमें उनकी गेंदबाजी भी अच्छी है। अगर आपको लगता है उनका एक्सपीरियंस काम करेगा तो आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि T20 क्रिकेट में आपके पास जगह नहीं बन रही। देखिए, जसप्रीत बुमराह हैं, वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। हार्दिक पांड्या आपके सेकंड फास्ट बॉलर बन जाते हैं। आपके हाईएस्ट विकेट टेकर T20 में हर्षदीप हैं, वो बन जाएंगे। तो क्या भुवी को आप बेंच पे बिठाने के लिए
रखोगे शायद नहीं। सो और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ आप थोड़े यंग प्लेयरों के साथ जा सकते हो, तो वहाँ भुवी के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन में हर चीज़ सही है। ऐसे बहुत प्लेयर हैं यार जो उम्र दराज नहीं भी है, उम्र दराज रिलेटिवली बात कर रहा हूँ, जिनको टीमों में होना चाहिए था आप उनको नहीं पिक कर रहे। सरफराज का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि वो टेस्ट टीम में ना होते, बावजूद परफॉर्मेंसेस के अलग अलग चीज़ें बोली गई, लेकिन आपने उनको कंसिडर ही नहीं किया। आप IPL के परफॉर्मर्स को ले आए, साई सुदर्शन फॉर एग्जांपल, रणजी में उनका कोई ग्रेट रिकॉर्ड नहीं है, IPL में अच्छा करके आप उनको ले आए, आप टेस्ट खिला दिया आपने टेस्ट खिला दिया। अच्छा, दूसरी बात, करुण नायर को भी आप लाए, ठीक है, हाँ। लेकिन वो रणजी ट्रॉफी पे लाए, लेकिन करुण नायर को 4-5 मैच दिए और बोला डन। बिल्कुल। साई सुदर्शन के रन नहीं आए, लेकिन आप उनके साथ बने हुए हो। फिर वो उम्र की बात आ जाती है कि अच्छा इनके हम बियॉन्ड है, साई सुदर्शन जवान है। तो कई बार आप अपने रूल बेंड करते हो, हर आदमी के लिए सेम पैमाना नहीं है, जो कि गलत बात है। कई ऐसे प्लेयर जो होने चाहिए थे वो बाहर बैठे। फॉर एग्जांपल अभी देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार है। पडिक्कल टेस्ट टीम में है एज अ बैकअप, शायद उनको मौका भी मिलेगा और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे, पर उनका आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड निकालो, T20 और ODI में भी उन्होंने तबाही मचाई हुई है। तबाही मचाई, मुश्ताक अली में तो 5 में 4 शतक। हाँ, पाटीदार आपने IPL में देखा है, वन ऑफ द हाईएस्ट इम्पैक्ट। ठीक है, पाटीदार का मैं समझ रहा हूँ कंपटीशन अय्यर के साथ था, आप अय्यर के साथ गए, नो प्रॉब्लम, चलो 19-20 का फ़र्क है, एक के साथ जाना था आप गए। लेकिन जब आपने A टीमें बना रहे हो, तब तो रजत पाटीदार आपके होने चाहिए ना। आप उसमें भी नहीं लेके जा रहे थे, जो आपने A सीरीज़ वगैरह खेली वहाँ पे भी आप नहीं लेके गए, देवदत्त पडिक्कल को नहीं लेके गए, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। कंसिस्टेंसी कई जगह नहीं भी है। बिल्कुल। और सर एक कप्तान वाली झलक भी मुझे रजत पाटीदार में दिखाई देती है। नहीं, वो बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन शायद अभी आपकी वो नीड नहीं है। आपके एक के साथ जाना था, श्रेयस अय्यर या वहाँ, लेकिन फिर वही आपकी बात, इंडिया है वहाँ तो आप हौसले मत तोड़ो किसी के। हाँ। अच्छा सर, बस एक चीज़ और, जो ये बार बार मीम आ जाता है, आप बस इस पे अपने हिसाब से क्या सोचते हैं, मैं फिर आऊँगा। गौतम गंभीर और हर्षित राणा, क्या है ये चक्कर? हाँ, हर्षित का देखिए, वो एक ज़्यादा बड़ी दिक्कत मुझे इस टीम मैनेजमेंट में नज़र आई है, जो पहले नहीं होता था, और ये एक बहुत बड़ा कारण है मुझे जो लगता है कि आपकी टीम ने जो टेस्ट सीरीज़ हारी, या फिर बायलैटरल शायद आप 8 जो आखिरी ODI खेले उसमें से 4 सीरीज़ हार गए हो, T20 में भी आप आयरलैंड से हारे, फिर इंग्लैंड से हारे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है ये जो ऑब्सेशन है आपका ऑलराउंडर्स को लेके। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ऑलराउंडर्स कोई बुरी बात नहीं है, आप भी कप्तान हो गए, मैं भी कप्तान हूँ, ऑलराउंडर मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहोगे, कौन नहीं चाहेगा, पर ऑलराउंडर फिर ऑलराउंडर होना चाहिए ना। बनाए जा रहे हैं। हाँ, मतलब आप नाम के लिए ऑलराउंडर कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ 2-3। ऑलराउंडर होता है हार्दिक पांड्या। क्यों मैं कह रहा हूँ ऑलराउंडर हुआ वो, कि किसी दिन वो बैट के साथ मैच जिता सकता है, किसी दिन बॉल के साथ मैच जिता सकता है, वो ऑलराउंडर है। कि हाँ, आपको एक वो रखना पड़ेगा, एक बेंचमार्क या यार्डस्टिक, जिससे आप जज करो। ऑलराउंडर आप उसको कहो जो आपको बैट या बॉल से, दोनों से किसी भी दिन मैच जिता पाएगा, वो ऑलराउंडर हो। बिल्कुल। जो सिर्फ एक चीज़ से जिता सकता है वो ऑलराउंडर नहीं है, वो एक स्पेशलिस्ट प्लेयर है। तो जब आप मान गए वो स्पेशलिस्ट प्लेयर है, फिर उसका कंपटीशन स्पेशलिस्ट प्लेयरों से होना चाहिए, ऑलराउंडर से नहीं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हर्षित राणा का उदाहरण आप ले लें। क्या हर्षित राणा एक अच्छे बॉलर है? मैं मानता हूँ है, ठीक है, बिल्कुल है, अच्छे बॉलर है, उनका परफॉर्मेंसेस भी बुरे नहीं रहे एज अ बॉलर। क्या हर्षित राणा बैट से आपको मैच जिताएंगे? उसका जवाब है नहीं। ठीक है, तो पहली बात क्या हुई, वो ऑलराउंडर नहीं है। ठीक है, ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया। वो अच्छे बॉलर है जो बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ, बट इज नॉट एन ऑलराउंडर। हाँ, मैं तो बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं कहता, मैं तो बॉलर ही कहूँगा। ऑलराउंडर मैं उसी को कहूँगा जो दोनों चीज़ों में आपको जिताएगा। ठीक है, तो पहली बात ऑलराउंडर नहीं है, चलो ये बात हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खेल नहीं सकते। अगर ऑलराउंडर नहीं है, अच्छे बॉलर हैं तो खेलें, अच्छे उनके परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन अब उनका कंपटीशन होना चाहिए अर्शदीप सिंह से, मोहम्मद सिराज से, प्रसिद्ध कृष्णा से, इन सब से। अगर आपको लगता है कि ये अर्शदीप, सिराज और इनसे बेटर बॉलर हैं तो ये उनसे आगे खेल रहे, ओके। पर अगर आपको लग रहा है ये उनसे बेटर बॉलर नहीं है तो उनको नहीं खेलना चाहिए। तो वो तो एक्सक्यूज देते हैं ना कि बॉलर नहीं है, गलत है। हमें नंबर 8 पे बल्लेबाज चाहिए। नहीं तो बल्लेबाज, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, वो तो ये बयान तो सर मैं मान रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो गलती है, यही तो रीजन है आप हार रहे हो। मैं आपको पॉइंट मुझे बड़ा फेयर लगा। आप पहले या तो ऑलराउंडर बनो तो हार्दिक पांड्या जैसे, नहीं तो आप बैटर हो या बॉलर हो। और जब आप बैटर बॉलर हो गए, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं क्लियर करने के लिए। वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी आप यही करते हो। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर
को आप अगर टीम में डाल रहे हो, क्या वो आपको बैट से मैच जिताएंगे T20 क्रिकेट में? मुझे नहीं लगता। अच्छे बैटर है, मैं डिनाई नहीं कर रहा। क्या वो आपको बॉल से मैच जिताएंगे? नहीं, ठीक है। उनकी बेटर स्किल क्या है? बैटिंग, ठीक है। तो अब मैं मान रहा हूँ बॉल से आपको मैच तो नहीं जिता सकते, क्योंकि वो कुछ ओवर डाल सकते हैं यार, कुछ ओवर तो श्रेयस अय्यर भी डाल देंगे, रिंकू सिंह भी डाल देंगे, कोई भी तिलक डाल वर्मा देंगे, डाल तिलक वर्मा डाल देंगे, जो भी डाल देंगे, वैभव सूर्यवंशी डाल देंगे। बाय द वे, उनसे बेटर स्पिनर जो डाल सकते हैं, जो एक्चुअली ऑलराउंडर बन सकते हैं, वो अभिषेक शर्मा। उन्होंने स्टार्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, आईपीएल में खेलते ही एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, अब ऊपर चले गए। वो पूरे, उनके फादर से मेरी बात हुई थी, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनके फादर रणजी ट्रॉफी खेले। वो तो कहते हैं मैंने उसको बनाया ही बॉलर था भाई, अब नेट में मैं इसको डलवाता हूं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर खराब होता ही नहीं, मैंने तो देखा है। बिल्कुल बिल्कुल खराब होता ही नहीं। सूर्यवंशी में वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, जूनियर में विकेट चटकाए हैं। तो अभिषेक शर्मा को पॉलिश किया जा सकता है। करेक्ट। बट अब मैं आ रहा हूँ वॉशिंगटन पे। तो अब मान रहे हो आप उसको कि वो अच्छा बैटर है, वो आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, पर अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बैटिंग उसकी मेन स्किल है, बॉलिंग तो ऐसे ही सेकेंडरी, हो तो मैंने आपको 10 और गिना दिए, वो आपको मैच नहीं जिता सकता बॉल से T20 क्रिकेट में। तो ठीक है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, उसकी खुद की आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस उसको बॉलिंग नहीं देती, वो सिर्फ बैटर पहचान गए हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो आशीष नेहरा पहचान गए, बट वो उसको एज अ बैटर खिला रहे हैं, ठीक है। बट क्योंकि गुजरात के पास उतने बैटर नहीं है, तो वो बैटर के लिए कर रहे हैं। भाई इंडिया के लिए तो रजत पाटीदार बाहर बैठा है, देवदत्त पडिक्कल बाहर बैठा है। अगर आपको बैटर ही खिलाना है तो क्या वॉशिंगटन सुंदर रजत पाटीदार से बेटर बैटर है? ऋतुराज, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ क्या पाटीदार से बेटर बैटर है मिडिल ऑर्डर का, या पडिक्कल से बेटर नहीं है ना? तो जब नहीं है तो फिर आप उसको खिलाओ जो आपको मैच जिताएगा बैट से, आप वो नहीं करते। तो ये आपका जो पैमाने जो आपने सेट किए हैं वो गलत है। और जिस अंदाज में आप देख रहे हो, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देता हूँ। हर्षित राणा से बैटर मिचेल स्टार्क है और पैट कमिंस है, बेटर बैटर है उन दोनों से। लेकिन पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन टीम में इसलिए नहीं आ रहा कि वो रन बना देगा बैट से, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उस कंट्री के 3 बेस्ट फास्ट बॉलर में से एक है। मिच स्टार्क इसलिए नहीं खेल रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए क्योंकि वो नीचे से बल्ले से रन बनाएगा, वो इसलिए खेलता है क्योंकि वो इस कंट्री के टॉप 3 फास्ट बॉलर में है, वो इसलिए आता है। उसमें आ गया कि बॉल से मैच जिताऊंगा, मेन बॉलर हूँ। पैट कमिंस बॉल से मैच जिताऊंगा, मेन बॉलर हूँ। अब एक्स्ट्रा रन आ गए नीचे, वेरी गुड, बल्ले बल्ले। और सर उन्होंने कभी इस बॉक्स से बाहर आने की कोशिश नहीं की। यहाँ वाले तो कहते हैं कि यार बैटिंग नहीं मिलती, बाकायदा रील बना के कहते हैं कि हम बैटिंग कर लेते हैं, हमें मिलती नहीं है। और सर आप देखिए हार्दिक पांड्या, जैसे आपने कहा कि बेस्ट ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर मैं समझता हूँ जब एक जाए तो आपको उसकी जगह 2 भर्ती करने पड़े। हार्दिक जब टीम से बाहर होते हैं आपको 1 नहीं 2 खिलाड़ी लाना पड़ता है। फिर हमने बीच में देखा नीतीश रेड्डी को कहा गया ये हार्दिक पांड्या का विकल्प है, अब सूर्यांश शेट्टी आ गए कि ये नीतीश रेड्डी का ऑप्शन है। नहीं है ना, मैं वही आपको कहता हूँ, नीतीश रेड्डी अच्छे बैटर है, ठीक है, बॉल से मैच जिता सकते हैं, नहीं जिता सकते, ठीक है। अब उनकी अब आप कंपटीशन कर लो बैटर्स के साथ। अब फाइट वही आ गई, क्या नीतीश रेड्डी रजत पाटीदार से बेटर बैटर है? नहीं। क्या वो रिंकू सिंह से बेटर फिनिशर है? नहीं। ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बड़ा इंप्रेसिव लगा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये अप्रोच। और मैं तो ये चीज आप एक टेम्पलेट बना लेना चाहिए ना सेलेक्टर्स को या टीम मैनेजमेंट, ये हमारा टेम्पलेट है, एक येस नो टिक करो अगर कर सकते हो तो। अब नीतीश रेड्डी क्या रिंकू सिंह से बेटर फिनिशर है? नहीं है। क्या दुबे से बेटर फिनिशर है? नहीं है। तो अगर आप उनका कंपटीशन आप इनसे करो, आप इनको बाहर क्यों बैठाते हो? आप बोलते नहीं ये बॉलिंग दे देता है, कौन उस बॉलिंग का क्या फायदा वो देगा? ये चीज़ आप देखिए इंडियन टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम है, ये मैं इसलिए कहता हूँ इस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। ये बीजीटी से शुरू हुआ, रविचंद्रन अश्विन बीजीटी में बीच में छोड़ गए, क्यों? अश्विन बाहर बैठे, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, वॉशिंगटन सुंदर क्या अश्विन से बेटर ऑफ स्पिनर है? क्या आपको टेस्ट मैच जिताएंगे बॉल से? नहीं जिताएंगे ना। अश्विन जिता सकते हैं, जिता सकते हैं, पर उनको क्यों बाहर बैठाया? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आपको बैटिंग देते हैं। पर मैं वही कहता हूँ, नेथन लायन इंडिया में होते तो टेस्ट मैच ही नहीं खेलते। नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर है, क्या उसको बाहर बैठाते हैं कि उनकी बैटिंग से रन नहीं आ रहे? वो उसको खिलाते हैं कि भाई ये खेल रहा है, मैं कप्तान हूँ, मुझे वो स्पिनर चाहिए ना कि मैच जिता देगा, वो जिता देगा मुझे मैच। अगर फंस गए, टर्निंग ट्रैक आ गया, नहीं भी आया, मैंने उसको 20 ओवर दिए, मुझे पता है वो मैच जिता देना है, मुझे को क्या करने उसके 40 रन नीचे आके। पर आपने वो नहीं किया, आपने अपने बेस्ट ऑफ स्पिनर को जो ऑन अ गिवन डे मैच जिता सकता है, जैसे जिताए भी है आपको टेस्ट मैच, उसको आपने बाहर बैठाया, क्यों? नहीं भाई वो हमें रन भी चाहिए, 40 रन 50 रन। ये तो आपकी सोच है, ये सोच कुछ हद तक T20 क्रिकेट में फिर भी चल जाती है। बिल्कुल, इसने आपके टेस्ट क्रिकेट को करप्ट कर दिया है। और मैं इसीलिए वापस चलाता हूँ, BCCI आप और हम बैठ के यहाँ हम क्रिकेट फॉलो करते हैं और हमें ये इस चीज़ की समझ है, तो BCCI ने इस पर सवाल नहीं खड़े किए, उन्होंने रिव्यू नहीं किया। ये सवाल जो आप और हम कर रहे हैं BCCI को पूछना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। सर अब चलिए BCCI की नज़र एक जगह और नहीं जा रही, हम चलिए
कोच के अलावा कोच स्टाफ पे भी बात कर लेते हैं। हमने देखा कि गौतम गंभीर ने कहा था आई कैन फेस बुलेट फॉर हिम रेयान टेंडुलकर के लिए। अब वो अभिषेक नायर की जगह ज़बरदस्ती फिट किए गए थे, ठीक है। फिर ले आए मॉर्ने मॉर्कल पेस बॉलिंग। टी दिलीप का हमने देखा 5 साल का टेन्योर। सर मेरा पर्सनल ये मानना है कि ठीक हम सूर्या के कैच और अक्षर पटेल के कैच से हमने 2 वर्ल्ड कप जीत लिए, पर फील्डिंग स्टैंडर्ड हमारा ऊपर गया, मैं ये नहीं मान सकता सर। तो नहीं गया। आपका कोच स्टाफ अपना रोल देने में भी फेल रहा है। नहीं मतलब रेयान टेंडुलकर क्या कहेंगे मैंने 2 साल क्या किया, 2 ट्रॉफी जीती, वो प्लेयर जीते। मतलब एक होता है फील्डिंग स्टैंडर्ड ऊपर कर देना, जो हम जॉन राइट के समय देखते थे होते हुए, तो वो चीज़ मिसिंग है। 100% मिसिंग है। और आप अगर देखें जो T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ उसमें 26 का, उसमें आप शायद सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम थे कैचेस के हाँ। लिहाज से। मतलब अभिषेक शर्मा 3 कैच छोड़ रहे हाँ, नीचे की तरफ से। शिवम दुबे तो नहीं तो टी दिलीप का एक्चुअली टेन्योर पहले ही ख़त्म हो गया था। रोहित ने, हाँ, रोहित ने बोला कि नहीं भाई अच्छे हैं तो उनको एक्सटेंशन दी गई। बट आप सही कह रहे हो, परफॉर्मेंसेस तो डाउन हुए। मुझे तो वैसे तो मुझे लगता है कि यार आपको इतने कोचेस की ज़रूरत भी नहीं है, प्रॉब्लम ही यही है। एक स्पिन कोच है, एक पेस बॉलिंग कोच है, एक हेड कोच है, एक असिस्टेंट कोच है, एक बैटिंग कोच है। मुझे तो लगता है अगर गौतम गंभीर आपके कोच हैं फ़र्ज करो, तो यार वो असिस्टेंट कोच भी ही है, क्या ज़रूरत है? बैटिंग कोच भी है ही है, ख़त्म बात। क्या ज़रूरत थी? सच बात है। इतने बड़ा आपने ये मुझे लग रहा है आईपीएल से सीख रहे हैं ना। आईपीएल में अब आप आईपीएल में जो 2 बसेस जाती हैं, एक टीमों की जाती है, एक सपोर्ट स्टाफ की जाती है। वहाँ एक आईपीएल टीमों का बहुत पैसा भी है, उनको अच्छा लगता है अलग अलग। वो एलएसजी के ओनर साहब ने बाहर कहीं ग्राउंड ले लिया क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, इंग्लैंड या कहीं बाहर कहीं ग्राउंड ले लिया है, तो हाँ, नहीं टीम भी ले लिया ना उनकी, तो 100 में टीम भी है। हाँ नहीं वो तो है, पर एक ग्राउंड परचेस कर लेना, काउंटी टीम खरीद ली है। हाँ, और आप जीएमआर ने। और हम सुनते हैं कि जमशेदपुर एफसी बंद हो गई। टाटा जैसी कंपनी ने हाथ खींच लिए कि इक्विटी नहीं है और पैसे नहीं है, एडवर्टाइजमेंट ऐसे कुछ इशू बता के, तो ये चीजें हैं। अब सर कुछ रैपिड फायर करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट पे थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि देखिए मोहम्मद अब्बास, खुर्रम, शहजाद, मोहम्मद अली, अली उस्मान, आमिर जमाल, लोगों ने कहा ये पाकिस्तान की पेस बैटरी है। एवरेज निकाला 134 kmph या 133। फिर लोगों ने कहा कहाँ वो आकिब जावेद, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम। फॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट देख रहे हैं आप? मतलब अब तो कोई मैच ही नहीं है इंडिया से। नहीं फॉल हो नहीं रही, हो चुकी है। सी अगेन हम लोगों ने जब क्रिकेट देखी तो यार पाकिस्तान टीम वो होती थी जो आपसे 20 ही थी, 19 नहीं थी, ज़्यादा टाइम आपको हराते थे। और आपने उन प्लेयरों की बात की। बट मैं ये मानता हूँ स्पोर्ट जो है ना वो एक आईना है आपका, जो देश जिस दौर से गुजर रहा है, ठीक है। पता नहीं आपको अगर उस टाइम याद हो या नहीं, मतलब मैं जब 80 और 90 के दशक में था, हम कई बार ना बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, मेरे फादर आर्मी में थे, तो वहाँ पीटीवी आया करता था, तो मैं पाकिस्तान टीवी बहुत देखता था क्योंकि दूरदर्शन पे इतने प्रोग्राम आते नहीं, तो वहाँ वो तो मैं वहाँ जब देखता था ना जो लोकल शोज़ वगैरह, तो वहाँ के लोगों को मैं टोयोटा कार वगैरह ये सब चल रही होती थी सड़कों में ये, और वहाँ एक नीलाम घर करके प्रोग्राम आता था, गिफ्ट्स, तो फॉरेन बाइक और ये सब दी जाती थी। तो हमारे इंडिया बड़ा सोशलिस्ट था उस वक्त, है ना, लिबरलाइजेशन आई नहीं थी। हमें लगता है पाकिस्तान देखो कितना डेवलप्ड है यार, वहाँ टोयोटा, हमारी बस एक फिएट थी, एक एम्बेसडर थी, 2 गाड़ियाँ मिलती, तो वो बड़ा एडवांस सा लगता था। तो वही रिफ्लेक्शन आपके उनकी टीम में भी नज़र आता था ना, वही कॉन्फिडेंस वो टीम भी कैरी करती थी, ठीक है। कट टू 90 में लिबरलाइजेशन आती है, आपकी कंट्री ग्रो करती है, पाकिस्तान नीचे जाता है, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान गया था चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान। अब इकोनॉमिकली कोई मैच नहीं है ना जहाँ आप हो, या मुझे लोगों ने पूछा लाहौर कैसा था, मैंने कहा लाहौर, लोग कहते हैं दिल्ली जैसा, मैंने कहा दिल्ली जैसा बिल्कुल है, बट दिल्ली जो 30 साल पहले था वैसा है, जहाँ कोई इतने बड़े मल्टीनेशनल नहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे, ठीक है ना। वही चीज़ है दिल्ली जैसा। तब भी लुटियंस दिल्ली था, तब भी ये था, बट ये सब चीज़ें हुआ करती थी ना, कार वही फिएट और एम्बेसडर होती थी, कुछ होती थी, और एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में आप जाते थे, मार्केट में वही कुछ लिमिटेड, इतने ग्लोबल ब्रांड्स, इतने मल्टीनेशनल, और कांच की बिल्डिंग, वो ये सब चीज़ें नहीं थी ना। अब वो वहीं रह गए, आप इतनी आगे चले, तो आपका क्रिकेट भी कैसे उतनी
एक जब देश बाकी पैरामीटर पे इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान, तो क्रिकेट कैसे इतना ऊपर जा सकता है? आ ही नहीं सकता। उनका डोमेस्टिक क्रिकेट, आपने जैसे हमारी फुटबॉल का उदाहरण दिया है, जमशेदपुर एफसी बंद हो गई, क्यों? पैसे ही नहीं है फुटबॉल में, है कि नहीं? एक टाइम पे होता था, टाटा फुटबॉल एकेडमी थी जो टाटा ने स्पॉन्सर की थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उनकी टीमें हुआ करती थी। पंजाब की जेसीटी फगवाड़ा होती थी, जेसीटी मिल्स उसको स्पॉन्सर करती थी, महिंद्रा यूनाइटेड एक क्लब होता था, महिंद्रा, सब ने बंद कर दी क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ नहीं था। धीरे धीरे फुटबॉल 50s में आप एशिया की नंबर 1 टीम होते थे, 60s तक नंबर 1 टीम थे। आज एशिया से 9 टीमें जाती हैं फीफा वर्ल्ड कप, 9। आप उन 9 टीमों में भी नहीं हो। मैं तो कहता हूँ आप 15 भी टीमें होंगी तो भी आप नहीं हो एशिया की, मैं वर्ल्ड की बात। और एशिया सबसे आसान कॉन्टिनेंट है क्वालिफाई करने के लिए। यूरोप, साउथ अमेरिका तो आप भूल ही जाओ, जहाँ कंपटीशन इतना है। ऑस्ट्रेलिया खुद इधर से खेलता है, एशिया से खेलता है, उसमें 7 टीमें में आप नहीं कर पाए, कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? डिक्लाइन आया। सेम चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट है ना, वो डिक्लाइन हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गया। उनके वहाँ बैंक की लीग बड़ी पॉपुलर होती थी, बैंक्स जो होते थे वो स्पॉन्सर करते थे, हाँ करेक्ट, वो बड़ा स्पॉन्सर करते थे। वो वहाँ की क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। मैं जब पाकिस्तान गया था, मैं 2-3 ऐसी लोकल अकेडमीज़ में भी मैंने मैच भी देखे। लड़के वहाँ भी, आप ग्राउंड पे बैठे तो मुझे ऐसा लगा नहीं मैं दिल्ली या कहीं बाहर हूँ, वही हम ग्राउंड पे बैठे थे, मैच चल रहे हैं, अंडर 14 का 15 का बच्चे वही हैं जोश में, बट आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग एहसास नहीं, जिसका लोगों को एहसास नहीं होता, जो आपका टेरर अटैक हुआ वहाँ पे श्रीलंकन टीम में, ठीक है, हाँ। उसके 1 दशक सवा दशक तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ पाकिस्तान में, कोई टीम नहीं गई। एक पूरी जनरेशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं देखा अपने घर पे होते हुए। तो कैसे हुआ? मेरा लव फॉर क्रिकेट तब हुआ जब मेरे फादर मुझे पहला क्रिकेट मैच लाइव देखने गए, दिखाने गए। मैं ईडन गार्डन्स गया, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच था, मैंने इमरान खान को देखा, विव रिचर्ड्स को देखा, पहली बार देखा। वहाँ से क्रिकेट से प्यार हो गया ना, जब आप प्लेयरों को देखते हो तभी आप इंस्पायर होते हो। अब 1-1.5 जनरेशन उन्होंने क्रिकेट ही नहीं देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं देखा है होते हुए, तो उसका नुकसान इमीडिएटली नहीं होता, क्योंकि तब आपके जो प्लेयर पहले सिस्टम से आए थे, है ना, मोहम्मद यूसुफ हुए या यूनिस खान हुए, ये सब शाहिद अफरीदी हुए, ये कैरी करते रहे टीम को जब तक। वो जनरेशन जिसने मिस की अब आ रही है ना टीम, कैसे आएंगे? वो लेवल ऑफ प्लेयर ही नहीं आएगा, वो एक्सपोजर ही नहीं आएगा, पैसे ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है। तो वो रीज़न है पाकिस्तान क्रिकेट डेड हो जाता है। अभी मैं जब थोड़ा ट्रैवल करता हूँ तो कई बार इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जो हंगामा होता है, तो मेरे को कई बार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वो करते हैं इंटरव्यू कि भाई आपको क्या लगता है इंडिया के लिहाज से क्या हो, तो क्या बाबर को खेलना चाहिए, क्या नहीं खेला। मैं उनको कई बार ये कहता हूँ, और ये सच्चाई है। बाबर आजम है फॉर एग्जांपल, कई बार बाबर आजम कप्तान हो जाते हैं, कप्तान से निकाल देते हैं, बाहर चले जाते हैं टीम से, फिर आ जाते हैं, फिर कप्तान। ये क्यों होता है? मैंने आप कंट्री में क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। आप क्या करोगे? आप कान ऐसे नहीं पकड़ रहे घुमा के, वही बाहर जाएगा, वही साइम अयूब आएगा, वही सलमान अली आगे आएगा, 2 मैच वो नहीं चलेगा, बाहर चलेगा। भाई पूल ही 20 लोगों का है, आपको उसी में गोल गोल करते रहना है। इंडिया में वो नहीं है ना। इंडिया में हम ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी को आना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है बेस्ट बॉलर आना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी आते, आप कह रहे हो यार इतने बाहर बैठे हैं भाई, आकिब नबी खेलेंगे, गुरनूर बरार खेलेंगे, अर्शदीप को चांस नहीं मिल रहा कोई फॉर्मेट खेलने का, वो खेलेगा, सिराज आ जाएंगे, है ना। अभी आपने मयंक को आप ट्राई करो, प्रिंस यादव आपके निकल के आए हैं, इतने बॉलर। कोई कहता है मोहसिन खान यार इंजर्ड बड़ा पसंद है, मोहसिन खान की इंजरी है, मुझे पसंद है वो बॉलर। वही मैं कह रहा हूँ, आपके पास कमी नहीं है लोगों की ना। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से हमसे हारा है, जीता है, हर मैच के बाद मुझे याद आता है हारिस राव गाली खाते थे, शाहीन शाह अफरीदी गाली खाते, हर मैच के बाद खाते। कोई वो एक स्क्वाड में वो ड्रॉप हो जाएगा, वो होगा, घूम फिर के दूसरे में वही आएगा, क्योंकि है ही आपके पास वो 4 या 5, आप उन्हीं के साथ खेल रहे हो। मतलब पॉलिटिक्स का भी शिकार हुआ है, करप्शन क्रिकेट में अंदर तक घुस चुका है, नेताओं के बंदे खेलते हैं। बिल्कुल है। देखो वहाँ उनकी प्रॉब्लम ये है, इसमें इंडियन क्रिकेट का भला है इसलिए क्योंकि बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बीसीसीआई रिलाई नहीं करता गवर्नमेंट फंडिंग पे, बीसीसीआई का अपना सिस्टम है वो। और आप एक चीज़ है बीसीसीआई में, आप कितने भी बड़ा नेता हो इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर भी हो, आप सिलेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते बीसीसीआई का। मैं कई लोगों को लोगों को विश्वास नहीं होगा इस पर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले ना, आजकल तो इतना होता नहीं, बीसीसीआई के इलेक्शन बड़े ठंडे हो गए। एक टाइम पे बीसीसीआई के इलेक्शन जो होते थे ना, वो नेशनल इलेक्शन से भी ज़्यादा मज़ेदार होते थे। शशांक मनोहर, शरद पवार लड़ते थे, तो इनका
जो अपोजिशन होता था सॉलिड होता था बिल्कुल। अरे हमारे टीवी के शोज हुआ करते थे, जैसे आप करते हैं ना अभी पॉलिटिक्स के, वो चार्ट बनता है प्रो, तो हम पूरा बनाते थे, प्रो डालमिया कितने वोट है, कौन कौन सी एसोसिएशन यहाँ है, कौन कौन सी यहाँ, कौन बीच में है, कौन पलटी खाएगा, पूरे पलटी पूरे वाले भी थे, डिस्कशन होते थे भाई। क्यों उसका एनालिसिस होता था, अच्छा ये बोर्ड इसके साथ, केरला का बोर्ड, असम का बोर्ड क्यों है, क्योंकि इतने मैचेस इन्होंने इनको दे दिए हैं, पूरा जो पॉलिटिक्स है वो Yes. डिस्कस हो। तो मैं इसीलिए कहता हूँ क्यों बीसीसीआई का पॉलिटिक्स अलग था। शरद पवार रूलिंग कोalition में थे। शरद पवार के बारे में लोग कहते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कोई इलेक्शन नहीं हारा, ठीक है। उस वक्त वो सेंटर में थे, कोalition थी, एनडीए की यूपीए की सरकार थी, जिसमें एनसीपी वाज पार्ट ऑफ द कोalition, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। हाँ ठीक है। वो उस वक्त बीसीसीआई इलेक्शन लड़े थे, एक वोट से जगमोहन डालमिया से हार गए थे। जगमोहन डालमिया का नेताओं से कोई लेना नहीं देता, वो बीसीसीआई के कद्दावर नेता थे, ठीक है ना। बीसीसीआई उनका और कुछ नहीं था। इलेक्शन में जान लगा दी थी शरद पवार ने, पॉलिटिकल प्रेशर भी लगा के जहाँ जहाँ स्टेट एसोसिएशन, बट एक वोट से वो अपने लाइफ में जो शख्स इलेक्शन नहीं आ रहा है, जगमोहन डालमिया से हार गया था। आप कुछ नहीं कर पाए थे। बीसीसीआई अलग है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, शशि थरूर एमओएस थे, हाँ ठीक है, रूलिंग पार्टी में एमओएस थे। उनकी एक कंट्रोवर्सी आ गई थी उनकी वाइफ की कोची फ्रेंचाइज को लेकर, कुछ ओनरशिप को लेकर इशू आ गया था, कोची टस्कर में इशू आ गया था। उन पर उंगलियां उठी थी, उन पर नहीं, उनकी वाइफ पे, सुनंदा, हाँ सुनंदा पुष्कर पे। भाई साहब उनको सेंटर से रिजाइन करना पड़ा था, सरकार ने कहा था आप रिजाइन करो, हालांकि उनका कुछ लेना देना नहीं था उसमें, उनकी वाइफ का था, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीसीसीआई ने, वो बीसीसीआई को रोक नहीं पाई कि टीम को टर्मिनेट ना करो, बीसीसीआई ने टीम टर्मिनेट कर दी। और एन श्रीनिवासन कितना बड़ा नाम, ताकतवर नाम होता, तो उनकी टीम भी चली गई सीएसके 2 साल के लिए बैन उसमें। लेकिन मैं मीडिया का, और हम पार्ट ऑफ द मीडिया थे। श्रीनिवासन बीसीसीआई क्योंकि अलग से चलता है, सरकार कुछ नहीं कर पाती, बीसीसीआई के वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था मैं होने नहीं दूंगा कुछ। लेकिन मीडिया ने उस बात को इतना उठा दिया, दिन रात हमने डिबेट करे, बात की कि ऐसे कैसे हो सकता है। सर ये भी कहा गया लोगों के नाम चलने लगे थे कि मैच फिक्स किया है, स्टार खिलाड़ी सीएसके के। नहीं वो, हाँ वो लोड़ा कमेटी, हाँ वही थे। नहीं वो मैं मानता हूँ सही भी था, वो एक एनवेलप था जिसमें कई बड़े प्लेयरों का नाम था, मैं तो जानता भी हूँ। लेकिन वहाँ मुझे लगता है जज ने सही फैसला किया, क्योंकि ना वो बहुत वाइल्ड एलिगेशन थी, वो ऐसा नहीं था कि कोई सबूत थे, वो ये था कई लोगों ने, भाई फ़र्ज़ करो आप पकड़े गए, आपने किसी का नाम ले लिया और वो नाम तो आ गया, वो रिकॉर्ड में चला गया, वो एनवेलप में आ गया, लेकिन अब वो इतने बड़े नाम है, तो जज ने ये कहा था कि ऐसे एनवेलप नहीं खोलूंगा, क्योंकि नाम आते ही फिर मीडिया में होता है, फिर आप उंगलियां उठा, आप, उन्होंने लॉयर्स को कहा आप इस पर इन्वेस्टिगेट करो, पुलिस को कहा कि आप इस पर इन्वेस्टिगेट करो, प्रूफ लेके आओ, जब आपको लगता है हाँ वाकई इसमें जो किसी भी एक शख्स की बात पे तो मैं ये नहीं मान लूँगा ना, आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करके अगर आपको कुछ प्रूफ्स मिलते हैं तो ज़रूर ये एनवेलप फिर खुलना चाहिए और फिर इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। बट आई थिंक जब पुलिस गई, उन्होंने इंक्वायरी करी उनमें से कई प्लेयरों से बाय द वे, लेकिन कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला, तो इसलिए ये बात जज ने कभी सामने नहीं आने दी। क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता है ना भैया, कोई भी आदमी है, किसी को भी मैंने पकड़ लिया, वो किसी का भी नाम ले ले और आप वो नाम हियरिंग में ले लो, तो पता है फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो फिर जाता मीडिया ट्रायल और इतना बड़ा बवाल मचता है। तो क्रिकेटर को रिया चक्रवर्ती बनाने में ये लोग देर नहीं लगाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, आज रिया चक्रवर्ती से किसी ने माफ़ी मांगी, नहीं मांगी ना, जो हुआ वो निकल गया, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, पूरी कहानी लिख दी उसकी। और रैपिड फायर से पहले ये आखिरी सवाल सर, क्रिकेट में कुछ भी अनहोनी होती है ना, लास्ट बॉल पे 6 लग गया, सुपर ओवर हो गया, लोग कहते हैं फिक्स है, तो आईपीएल क्लीन है क्या? देखिए मैं तो मानता हूँ काफ़ी हद तक क्लीन है। सी पहली बात, जब मैच फिक्सिंग होती भी थी तो मैच फिक्सिंग नहीं हुई, जो 2013 में भी पकड़े गए वो स्पॉट फिक्सिंग था। आपने कई ऐसे प्लेयरों को बोला कि भाई ये कर दो, नो बॉल, आप, ऐसा बहुत एग्जांपल है। पीक ऑफ फिक्सिंग में भी अगर आप पढ़ोगे, मैंने तो सारी फाइलें पढ़ी हैं, जहाँ इक्का दुक्का प्लेयरों ने पैसे लिए, पूरी टीम तो नहीं, इक्का दुक्का प्लेयरों ने बोला कि हम अंडर परफॉर्म करें, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया भी, फिर भी उनकी टीम जीत गई। भाई क्रिकेट तो गेम ऐसा है ना कि भाई आप और मैं टीममेट हो, मानो मैंने फिक्स कर भी लिया, पैसे ले लिया, आप बना गए 100, ख़त्म कर दिया मैच। भाई हर आदमी को तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, एक दो लोगों को किया। तो
कभी मैच उस लिहाज से फिक्सिंग हुआ, लेकिन अब थोड़े इतने स्ट्रिक्ट नियम है कि अब जो चीज़ें हैं ना वो पकड़, डाइसी जगह जो है वो है ये जो बाकी लीग्स चल रही हैं, फॉरेन लीग्स जो आपकी चल उसमें रही हैं। नाम भी आते हैं, एक लीग के बाद 2-3 पे बैन लगता ही लगता है। और जो इतनी सारी इंडिया में भी चलती हैं लेजेंड्स ये वो, यार उसमें कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है, वो सस्टेन कैसे हो रही है आप सर देखें। उनका स्पॉन्सर ही 1xBet या ऐसी बेटिंग कंपनियां होती हैं। और उससे भी आप लीग नहीं चला सकते। देखो मेन रीज़न, आप कभी भी लीग चलाना चाहो कोई भी स्पोर्ट में, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एंड ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, या एटलीस्ट 80-90% उसी से आएगा। जब आपके पास वो आ जाए, कभी मैं किसी को भी एडवाइस करता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं भाई मैं कहता हूँ आपका रेवेन्यू मॉडल ऐसा होना चाहिए 80-90% आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम होती है और वो है टेलीविजन राइट। आप वो सिक्योर कर लो, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि 80-90% आपका कवरेज टेलीविजन से हो, फिर आप ऑन ग्राउंड स्पॉन्सरशिप या बाकी स्पॉन्सरशिप, टीम स्पॉन्सरशिप से बाकी चीज़ें कवर कर सकते हो। बट अगर आपका टेलीविजन ही राइट नहीं है तो आप कैसे करोगे? ये ज़्यादातर लीगें जो हैं, पैसा मिलता नहीं है इनको, ये पैसा देते हैं कि हमारी लीग को आप दिखाओ ब्रॉडकास्टर को। जब अगर मॉडल ही होगा, आप पैसे कमा ही नहीं सकते। अभी कश्मीर में कोई लीग कराए तो गेल ओल गए थे ना, हाँ, फिर पैसा नहीं मिला, हाँ, होटल हाँ, में फंसे हैं, नहीं ऐसी मिलेगा, खबरें आई ऐसे थी। नहीं, हाँ, एक नहीं, ऐसी बहुत लीगें हुई हैं। अभी गोवा में एक लीग हुई थी, यहाँ हुई थी, कितनी हुई जहाँ नहीं हुई। यूएई में जो लीग होती है उसमें परेशानी है। मैं आपको बताता हूँ, ये कोई आप 100 है उसमें आप बड़े पैसे फूकने की कोशिश कर रहे हो, आप आईपीएल टीमों को ले गए हो, आप सस्टेन करने की कोशिश करो, बट ओवरऑल रेवेन्यू मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मुझे नहीं नज़र आ रहा। अच्छा सर, लोग ये भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश क्रिकेटर को फिक्स करना कठिन है, ऐसा क्यों? कि उनके अंदर बड़ी भावना होती है कि मैं अपने देश के लिए खेलना हूँ, ये बस मिथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई आपको पता है मैच फिक्सिंग के पीक में साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी कई थे। वो आए, हाँ, उनमें तो आए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के उनके भी तो कई कप्तान नाम भी हुए आए। थे अच्छा, जिनको थोड़े, हाँ, जिन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की थी, बड़े बड़े प्लेयरों की बात हुई थी। ओके। लेकिन वो कुछ हद तक उतनी उन पे कार्रवाई नहीं हुई। तो यार ये तो ऐसा तो नहीं है। मार्क और शेनवॉर्न के नाम तो ओपनली मैंने सुने हैं हाँ, कि इन हाँ, तक जांच की आंच पहुंची थी। हाँ, हाँ, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो ऐसा नहीं है। बट मे बी एशियन प्लेयर ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फिक्सिंग को बुकी भी तो चलाते सारे हैं वही होते हैं। तो लैंग्वेज सेम है, अप्रोच करना सेम Okay. है, तो शायद ये एक रीज़न होगा। ठीक है सर, अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर लास्ट राउंड में। हम सर, आइदर अगर मैं ऑप्शन दूंगा तो आपको ऑप्शन में से चूज करना है, नहीं तो फिर जो भी आपका जवाब हो। वैभव सूर्यवंशी को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए? अभी तो नहीं, थोड़ा रुकना चाहूँगा मैं। गौतम गंभीर को अभी तक की परफॉर्मेंस पर एक कोच के तौर पर कितने नंबर? आईसीसी टूर्नामेंट भी जीते हैं, कुछ ख़राब रिजल्ट भी आए हैं, तो 6 या 7 आउट ऑफ 10। शमी और सरफराज के साथ इंजस्टिस हुआ है? यस। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह में कौन बेहतर और किसकी जगह नहीं बनती T20 में? ओह यार, ये थोड़ा टफ है क्योंकि दोनों अलग अलग रोल निभाते हैं। एक मिडिल है, एक फिनिशर है। ठीक है। तिलक भी कई मैचों में नीचे ही भेज फिलहाल तो मैं दोनों को खिलाऊंगा। आप T20 में दोनों को रखें? हाँ। तिलक के लिए बड़ी आवाजें उठी कि यार इतना स्लो मैं स्ट्राइक मान रहा हूँ, आई थिंक उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तेज खेल लेते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खतरे के दायरे से बाहर है, बट मुझे नहीं लगता वो स्टेज पे है कि मैं टीम से निकाल दूं। पर हाँ, उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कमर कस लें। और ओडीआई में अगर बात करूं तो तिलक रिंकू रखेंगे या दोनों को नहीं रखेंगे? और तिलक तो नहीं आएंगे ओडीआई में, जगह ही नहीं बनती उनकी। तो फिर रिंकू भी नहीं होगा? रिंकू, हाँ, रिंकू आपके हो सकते हैं क्योंकि बैकअप के तौर पे आप देख सकते हो, बट जगह बहुत मुश्किल है ओडीआई में। ओके, एक सवाल का जवाब मुझे मिल ही गया, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूं क्योंकि रैपिड फायर में जाएगा ही। सचिन को आप ग्रेट मानते हैं या विराट को? बहुत टफ क्वेश्चन है, दोनों की अलग अलग चीज़ों में स्पेशलिटी है, बट अगर एक मुझे पिक करना हो तो सचिन। कपिल देव महान या इमरान खान? यार दोनों बहुत ही ग्रेट प्लेयर हैं, बट मेरे लिए तो 83 वर्ल्ड कप, मैंने उस पर किताब भी लिखी है, तो वो ज़्यादा करीब है कपिल देव। कौन बेहतर कप्तान, शुभमन गिल, विराट, रोहित या अय्यर? अब मैंने धोनी को बाहर रखा है वरना आप जानते हैं, फिर से रिपीट कर दूं। शुभमन गिल, विराट, रोहित या अय्यर? ओह, बहुत ही टफ क्वेश्चन, बट मैं जाऊंगा रोहित शर्मा। आप जिस भी इंटरनेशनल क्रिकेटर को जानते हैं, सबसे प्यारा इंसान जो आपको दिखा?
दो नाम लूँगा मैं, क्या बात। वैसे है तो कई, लेकिन दो बहुत ही खास हैं। और क्यों है फिर ये भी बता दीजिए। VVS लक्ष्मण और युवराज सिंह। जोफ्रा आर्चर। नहीं, VVS लक्ष्मण और युवराज सिंह। अच्छा, युवराज सिंह, मैंने कहा हाँ। क्यों है ये भी बताइए। मतलब बड़े VVS लक्ष्मण एक बड़े हेल्पफुल किस्म के इंसान हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बड़े हेल्पफुल हैं। और आप किसी भी बाकी प्लेयर से भी बात करोगे, वो हमेशा मतलब गुड नेचर्ड हैं, वो मतलब अग्रेशन, लड़ाई से दूर रहते हैं, बड़े काम किस्म के इंसान हैं। उनकी बैटिंग का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। युवराज सिंह ऐसे, क्योंकि युवराज बड़े मिसअंडरस्टूड हैं, लोग उनको समझते हैं एरोगेंट हैं, वो नहीं, वो बहुत ही वो जैसे टिपिकल पंजाबी होते हैं ना, वो दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते वो। अच्छा, दिल से सोचने वाले, वो किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वैसे वो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो एरोगेंट है, अंदाज ही वैसा है। हाँ, उनका वो अंदाज वैसा है, वो बड़े फ्री हैं और सिंपल है, वो एक्चुअली बड़े सिंपल इंसान है। एक ऐसा क्रिकेटर जिसको इंडिया खेलना था, मौका नहीं मिला, आप सोचते कि ये डिजर्व था, इसके साथ हुआ है? अमोल मजूमदार। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर। सचिन उनकी कप्तानी में खेले। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर। सेलेक्ट होते होते रह गए। हाँ, वो उस एरा में खेल रहे थे जब लक्ष्मण, गांगुली, द्रविड़, इन सब का मिडिल ऑर्डर था। सचिन चांस नहीं मिला। और वो कहानी बड़ी मशहूर है, जब विनोद कांबली और सचिन की पार्टनरशिप हुई थी। हाँ, तो वो पैड पहन के बैठे थे। हाँ, सही बात, क्योंकि वो सेम स्कूल से आते हैं। अच्छा, पर एक उनकी बहुत अच्छी खासियत है, मैं उनको भी कई बार मिला हूँ, उनसे बात, लोग ना, मैंने देखा है खासतौर पर स्पोर्ट्स पीपल बड़े बिटर हो जाते हैं। हाँ। कि यार मेरे लिए जो इंडिया खेले भी हैं बड़े बिटर होते हैं, मेरे को बड़ी जल्दी ड्रॉप कर दिया, चांस नहीं मिला। वो एक ऐसे शख्स हैं, वो मतलब उस वैसे कहते नहीं कि जो मिला वो है ना, खुशी से वो कहते हैं जो मिला ठीक है, कोई ठीक है, खेलना चाहिए था, पर्याप्त है। बिल्कुल, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वो उस तरह के। और देखिए, कोच बनके उन्होंने वुमेन टीम को एग्जैक्टली। सूर्यवंशी ज्यादा खतरनाक, क्रिस गेल या एबीडी, या कोई चौथा आपकी नजर में? आप बॉल डाल रहे हो। ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। सूर्यवंशी, एबीडी, गेल और तीन चौथा भी कोई है क्या? नहीं, मुझे तो ये तीन लगते हैं। एबी डिविलियर्स। हाँ यार, एबी डिविलियर्स की टेस्ट की एवरेज निकालें आप, 50 प्लस है, 53 है कुछ। सेम विद ओडीआई क्रिकेट, स्ट्राइक रेट भी 100 के ऊपर। ओडीआई तब मतलब उसन एबी डिविलियर, वो मतलब वो फ्रीक थे वो। मैंने एक बार विराट और एबी को एक साथ इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे, हालांकि फ़ुटबॉल से सवाल था, विराट से मैंने पूछा था भाई मेसी और रोनाल्डो, क्योंकि वो, तो उन्होंने कहा मैं रोनाल्डो को पिक करूँगा। विराट ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी अच्छे नहीं, उन्होंने कहा क्योंकि मैं रोनाल्डो से इसलिए रिलेट करता हूँ कि रोनाल्डो ने मेहनत करके, कुछ आसानी से नहीं, उसमें मेहनत, क्योंकि गिफ्टेड नहीं था, टैलेंटेड नहीं था, मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा। बोला मेसी ये बंदा है मेरे साइड में जो बैठा है, इसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको भगवान ने इतना कुछ दिया, मैंने तो दिन रात मेहनत की कि कुछ बन पाऊँ। तो वो एबी, इसलिए मैंने कहा वो मेसी की तरह ही है, गॉड गिफ्टेड है। और सर लास्ट, भारत का बेस्ट विकेट कीपर, नो बैटिंग स्किल, संजू, साहा, धोनी, नैन मूंगिया या सबा करीम? बहुत ही टफ सवाल है मेरे लिए, बहुत क्लोज। माफ कीजिएगा, किरमानी साहब को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब जो मैंने अक्सर इस पे बात भी की है, मेरे टाइड होना चाहिए था साहा एंड धोनी। बस सिर्फ ग्लब व्लॉग देख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, साहा दो टाइट था। पर अगर आप बोलोगे किसी एक को, तो मैं धोनी को पिक करूँगा, क्योंकि ग्लब वर्क दोनों का सही था। मैं आधा नंबर धोनी को इसलिए दूंगा ना, वो बहुत शार्प भी थे, कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो मतलब क्विकनेस ऑफ हैंड थी ना, मतलब आपने आधा इंच पैर उठाया नहीं, खट गई आपकी हील्स की, वो तेज़ी से कई बार बिना देखे विकेट मार दिया है ना, बैटर को उल्लू भी बना दिया कि बॉल आ ही नहीं रही, लेके इतनी फटाक से, ऐसे लगा कि अच्छा मैं तो रन आउट कर ही नहीं रहा, ऐसे इजी ले रहा हूँ, बॉल लेते इतनी जल्द। वो सब जो करते थे ना स्मार्टनेस, आपको याद है वो रन आउट उन्होंने बांग्लादेश वाले मैच में जो एक हार्दिक की बॉल पे लास्ट, उनको वो एक्स्ट्रा, वो एक्स फैक्टर के लिए मैं आधा नंबर दूंगा। ग्लब वर्क में तो दोनों बराबर है। आई थिंक धोनी वेरी अंडररेटेड एज अ विकेट कीपर, बहुत ही ज़बरदस्त विकेट कीपर।
एक्चुअली जो भी उन्होंने ख्याति पाई ना धोनी ने स्पिनर्स पे कीपिंग करके पाई, पेस पे बहुत ज्यादा कूद फांद के कीपिंग करना वो उनका नहीं था, जबकि साहा की डाइविंग स्किल बहुत अच्छी। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, बहुत क्लोज था। अगर फिजिक का भी फर्क है, उस बॉडी वेट के साथ कूदना ग्लेन फिलिप हर कोई नहीं हो पाता। हाँ, और धोनी इतने लंबे नहीं है वो। अब मेरे पास उनकी 1-2 जर्सीज हैं, मैंने एक बार उन्होंने वो दी, मैंने देखा, मैं कहा मतलब ठीक है आप मेरे से इतने लंबे नहीं, वो डबल एक्सेल पहनी है, मतलब इतनी। तो उन्होंने कहा मैंने चौड़ा ज़्यादा है इसलिए पहननी पड़ती है, क्योंकि अगर हम उनकी देखो ना लंबाई की वजह से नहीं है वो उनका यहाँ, क्योंकि जो डबल एक्सेल बनती है वो हाइट भी उस हिसाब से बनती है, पर उनकी हाइट उतनी नहीं है, बट शोल्डर से वो उतना ही पड़ता है क्योंकि वो चौड़े ज़्यादा है ना, तो और उनकी बोन्स भी बहुत हैवी है। इंडियन क्रिकेट में किसी के फोर आर्म्स आपको लगे कि यार ये गजब फोर आर्म्स है, जो कि इंडिया में कम होता है, क्रिकेटर्स के फोर आर्म बहुत अच्छे नहीं यार माने। फोर आर्म में तो एक ही था, इंडियन नहीं, बट मैंने जब देखे थे सनत जयसूर्या, यार उसके जैसा फोर आर्म मैंने देखा नहीं, जो मसल के कट में बात करते हुए जयसूर्या के बाद तो फिर कोई और फोर आर्म कुछ कोई भी इंडियन प्लेयर आसपास नहीं आता है जयसूर्या। और चलिए अब खत्म करते हैं पॉडकास्ट। एक जयसूर्या की मैं आपको बताऊं, मेरे को अभी कल की बात है, तो विजडन जो है हाँ जो मैगजीन है उनका 100 इयर्स या 100 कुछ है, एक एनिवर्सरी इशू आ रहा है, तो मुझे उनके एडिटर का कल ही मैसेज आया कि हम ना कई जर्नलिस्ट से अक्रॉस द वर्ल्ड बोल रहे हैं 21वीं सदी के टॉप 10 प्लेयर आप डालो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जब मैं बैठा तो मेरा दिमाग घूम गया, यार इतने प्लेयर हैं, इतने मतलब इतने नहीं, बड़ी मुश्किल हुई। तो उसी में मैंने आखिरी में मैं 9 तक तो पहुंच गया, 10वें के लिए मेरे को 3 दिन लगे। 21st सेंचुरी में अक्रॉस फॉर्मेट टॉप 10 लाने के लिए इतने बड़े बड़े नाम मैंने मिस करे उसमें। मैं आपको बताऊँ कौन कौन से नाम नहीं मैं ले पाया। कुमार संगकारा नहीं डाल पाया, जयवर्धने भी गए, फिर जयवर्धने नहीं डाल पाया, केविन पीटरसन नहीं डाल पाया, नेथन लायन नहीं डाल पाया, वीरेंद्र सहवाग नहीं डाल पाया, युवराज सिंह को नहीं डाल पाया, MS धोनी को नहीं डाल पाया मैं। यार मैं जो रूट को नहीं मैंने डाला, हाँ मतलब बाकी मैंने कई लिस्ट देखी, सबने जो रूट डाला। एक्चुअली मेरी लास्ट में लड़ाई जो 10वें के लिए मैं बहुत नामों के साथ लड़ता रहा, एंड में मैं जयसूर्या और जो रूट के साथ मेरी बहुत देर बात हुई, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं किसके साथ जाऊँ। जो रूट अभी 2nd पोजीशन पर है टेस्ट रन्स में, हो सकता है सचिन से आगे चले हैं, प्लस जो रूट ने एशेज में अच्छा परफॉर्म किया। जो रूट वर्ल्ड कप विनर है, 19 में उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, कोई भी मैदान वो परफॉर्मर है। लेकिन मैंने जयसूर्या को इसलिए डाल दिया, हालांकि नंबर्स जो रूट के बेटर है, क्योंकि उन्होंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट जब होता है ना शख्स, तो रन और ये सब नहीं, इंपॉर्टेंट मतलब जो उसने इम्पैक्ट गेम पे छोड़ा है। फॉर एग्जांपल मैंने बेन स्टोक्स को डाला है, बेन स्टोक्स हटा दिया, डाला है, हाँ बिल्कुल। अब बहुत लोगों ने नहीं डाला, लेकिन मैंने बेन स्टोक्स को डाला क्योंकि नंबर वाइज ना टेस्ट में ना ओडीआई में वो इतने ऊपर हुए, ग्रेटेस्ट है, मॉडर्न एरा का ग्रेटेस्ट। मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भाई बेन स्टोक्स ने एशेज जिताई हैं, बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप T20 ओडीआई मेरे को याद है जिताया, उस प्लेयर को मैं कैसे छोड़ दूँ। हो सकता है उससे ज़्यादा रन और विकेट किसने, तो मैंने वो चीज़ फोकस पे रखी। एक ये मैंने देखा अक्रॉस MS, जैसे मैं MS को इंपॉर्टेंस में यार उनका जो इम्पैक्ट रखना था, मैंने इसलिए बाहर रखा कि यार टेस्ट में वो नंबर नहीं आया, बेन स्टोक्स ने दोनों में करके दिखाया फॉर्म, तो ये भी एक मेरा क्राइटेरिया। मैंने जयसूर्या को इसलिए रखा कि टेस्ट ओडीआई में 13,000 रन तो हैं ही, जो फिनोमिनल है, उनके ऑलमोस्ट 350 ओडीआई विकेट्स हैं, 350 ओडीआई विकेट, वो कपिल देव से ज़्यादा है, अनिल कुंबले से ज़्यादा है, शेन वॉर्न से ज़्यादा है। मैं कहा ये शख्स ने इनसे ज़्यादा ओडीआई विकेटें ली हैं, अब मैं तो एज अ बैटर इम्पैक्ट तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उसको कैसे, तो ये सब मैं इसमें लगा। सर आपको एक मैच याद होगा, 9 या 12 रन चाहिए थे, महेंद्र सिंह धोनी को पानी पिला दिया था, सनत जयसूर्या ने बनने नहीं दिए थे, एक मैच था, 50वां ओवर डाल रहे थे यार। मैं तो वो नहीं बोलूँगा जो 96 का जब वर्ल्ड कप था, बैटिंग की बात नहीं कर रहा, वो जो हम सेमीफाइनल हारे, सचिन आउट हुए, तो सचिन को आउट किसने किया है, जयसूर्या ने किया, राउंड द लेग बोल्ड मारा पीछे से, सचिन तेंदुलकर यहाँ से टप्पा पड़ा है, उसको लगा वाइड है, ईडन गार्डन में रद्द हो गया था, मतलब रद्द हाँ, क्या, मतलब मैच वही पलटा ना, सचिन आउट हुए मैच पलट गया। 96 का मैच मैं टीवी पे देख रहा था, काम्बली नॉट आउट थे। हाँ मेरे बोर्ड एग्जाम थे, 12th में था मैं, हमारे टीवी के हॉस्टल में था, टीवी में वो मैच देख रहे थे, वो बॉल आउटसाइड द लेग पड़ी है, जयसूर्या ने खेला,
आउटसाइड सचिन ने छोड़ दी भाई, इधर जा रही है मतलब सेम वही माइक गेटिंग शेन वॉर्न सेम बॉल, बस ये लेफ्ट आर्मर ने हाँ। मारी, पीछे से ले गया वो विकेट, बोल्ड मारा उसने। मैं वही कह रहा वो आपने वो शख्स जो उसकी बैटिंग के लिहाज से ही आ सकता है इस कॉन्वर्सेशन में, उसकी ऑल 323 या कुछ विकेटें हैं ओडीआई क्रिकेट में, अनबिलीवेबल। और इनसे क्या फील्डर था, लोग बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मुझे लोगों को याद नहीं होगा कैच ड्रॉप किए हो, मुरलीधरन भी बहुत अच्छे फील्डर थे, बॉलर माना जाता है, एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त फील्डर, शानदार फील्डर थे वो। क्या टीम थी, मतलब चाचा ताऊ जैसे दिखते थे उनके खिलाड़ी, अरविंद सिल्वा, रोशन मान, अमा मारवन, अट्टा पट्टू, लेकिन वो जिता जाते थे, गुरु सिंघे। और एक चीज दर्शकों मैं आपको बताऊं, 20 दिसंबर का दिन था, हम लोग लखनऊ में थे, हम लोग एक क्रिकेट खेल रहे थे, और उस दिन T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ। 20 दिसंबर वो तारीख थी, तो सर को लाइव देना था, मैदान से थोड़ी देर के लिए हट गए, विक्रांत सर भी थे, सर भी थे। उस मैच में जो कि हम लोग हार रहे थे, सर की बैटिंग और सर ने बड़ी अच्छी बॉल भी डाली थी, तो इनके 40 रन बड़े क्रूशल आए थे, वो भी बड़े इम्पैक्टफुल थे, तो बहुत अच्छा खेलते हैं। और ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं यार, इन्होंने हमें बहुत तंग किया हमारे मैचेस के उस साथ। मैच में मेरी परफॉर्मेंस हर्षित राणा जैसी थी। नहीं बाद में आपने कमबैक किया बड़ा जबरदस्त, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया जाए। नहीं लेकिन सर आपका जो कमबैक तो जबरदस्त था ना। थैंक्स फॉर कमिंग, और आपने जो इनसाइट रखा वो इनसाइट मैं समझना चाह रहा था। और देखिए एक कंसेप्ट जो मेरा खुद का क्लियर हो गया कि ऑलराउंडर किसे कहा जाए, मैंने वाकई नहीं सुना था, बड़ा ये इंस्पायरिंग है मेरे लिए। और मेरे मतलब होता है ना कि विजन क्लियर हो जाना, तो ऑलराउंडर कौन है ये समझ में आता है। अब आप उसमें सूर्यान शेडगे कैसे देखेंगे, रेड्डी कैसे देखेंगे, वो आपकी चॉइस है। तो ये थी चर्चा, निखिल नाथ सर थे, और आगे इनको फिर पकड़ूंगा। प्यार देते रहिए, कमेंट जरूर करिए, और स्पोर्ट्स तक पर भी, आज तक पर भी, इंडिया टुडे भी सर को प्यार देते रहिए। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा, कुछ सवाल हो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।